में यार थोड़ा स्टैटकॉन एनर्जिया बड़ा बड़ा लिखो, तो छोटा सा लिख देते हैं, इतने हाथी जैसा इक्विपमेंट है। हम अपनी ग्रिड जितनी भी है, जो मेंस की बिजली है, उन सब में जितने भी कन्वर्टर लगते हैं, अगर हम सब चाइना से ले आएंगे तो कल को वो एक बटन दबा के पूरी ग्रिड कोलैप्स करा सकते हैं। किसी भी देश के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में निपुणता बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर चाइनीज़ हो गए और आप उनसे लेके ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कभी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऑनेस्टली। एज अ कंज्यूमर मैं किस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ? मैं आपके ठप्पे लगाने के लिए थोड़ी ना पे कर रहा हूँ। आप मुझे एक्स्ट्रा क्या दे पा रहे हैं? या तो आप बोलें कि यार चलो मेरी सर्विस बहुत अच्छी है इसलिए आप मेरे से इंडिया में ले लो, तब तो मैं समझता भी हूँ, वरना जो बनाए वही बेचे, ये मूल सिद्धांत है। और प्लस हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? चाइनीज़ कंपनीज़ का इंडिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं होता, वो बस सामान बेच के अपना टॉप लाइन बढ़ा के पीछे हटना चाहती हैं, इसीलिए हैं वो बिजनेस में। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग अगर चाइनीज़ ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको पता है कि वो बस सामान मंगवाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं मंगवाते, कोई सर्विस का पर्सन नहीं मंगवाते वहाँ से, केवल सामान ला के बेच के अपना हट जाते हैं साइड में। इंडियन कंपनीज़ का मेजर एडवांटेज यही है कि हम वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि आपको लगाने में भी हेल्प करेंगे, आपके लगाने के बाद भी आपको हेल्प करेंगे। बीटेक का लेवल इंडिया में इम्प्रूव होने की आवश्यकता है, एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में। हम लोग एज एन इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है अगर बेहतर टाई अप्स करें इन कॉलेजेस के साथ में, जिसमें मैंने IITs में देखा है कि एक अच्छा सा स्पॉन्सरशिप का उनका रहता है कि बच्चे की पूरी फीस हम स्पॉन्सर करेंगे 2 साल की, और बच्चा हमारे प्रोजेक्ट पे काम करे, तो 2 साल के बाद वो एकदम आपके हिसाब से ट्रेन होके निकलता है। MNRE में आपको पता है सूर्य घर योजना स्कीम चल रही है अभी सरकार की, जिसके अंदर सब्सिडी मिलती है घरों में सोलर लगाने में। अभी तक सब चाइनीज़ चल रहा था, अभी ये चीज़ आगे बढ़ गई है, हो भी जाएगी, बट अभी तक फाइनल निर्णय नहीं आया है। बट हमको अभी से चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन आने लगे हैं कि आप हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, आप इंडिया में बना लो। मार्केट में खबर फैली, सब लोगों को लगा कि यार ये आने ही वाला है, सबकी टीम पहुंच गई चाइना। डर के मारे क्यों कर रहे हो? ये तो आपके DNA में होना चाहिए कि यार हम पूरा बना बनाया प्रोडक्ट क्यों ले बाहर से। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या आप एक डब्बा इंडिया में नहीं बना सकते? सरकार को इमीडिएटली ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। अगले दिन से सब काम पे लग जाते हैं कि कैसे हम इसको इंडिया में कितना पार्ट इसका बना पाए। नरेंद्र मोदी जी और PMO के लोग यदि मुझे सुनते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, कम से कम एक तो लाइन लिखिए उसमें क्लॉज में कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 करोड़ घरों को सब्सिडी देने की योजना मेरे हिसाब से तो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो एक्चुअली सोलर में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। सोलर के प्राइसेस भी बहुत कम हो रखे हैं। साउथ चाइना सी में काफ़ी आजकल एग्रेशन शो कर रहे हैं, तो नेवी के लिए जो बड़े बड़े शिप और सबमरीन होते हैं उनके लिए हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी आजकल तेज़ी पकड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है, यहाँ से लेकर के मेरे हाथ पे जरा सा अगर आप दिखा पाएँ, ये देखिए अलग अलग तरह के हैं। और इससे चलते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पता नहीं, ये बाप तो नहीं कर सकते हैं, ये तो परदादा या हो सकता है उससे भी बड़ा कुछ। 500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, जो कि हम लोगों ने बाहर अभी शिप में लगने वाली डिवाइस को देखा था। ये सब देश को बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है देश के लिए, और अच्छा है कि हम लोग इंडिया में ही बना पा रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर चाइनीज़ लगाएंगे तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैन्युफैक्चरर्स को कवर करने की श्रृंखला में आज हम लोग आए हुए हैं स्टैटकॉन एनर्जिया के फैक्ट्री में, जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि भारत में ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपके अंगूठे के साइज़ की ट्रांसफार्मर से लेकर के लगभग 2000-3000 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर बनाती है, जो कि ऐसे सिस्टम्स में लगता है जिससे आपकी रेलवे की पूरी सिग्नलिंग, या हमारा मेट्रो है उसकी सिग्नलिंग के लिए, या गैस पाइपलाइन को कंट्रोल करने के लिए कि भीतर में पाइपलाइन कोरोड ना हो, उसमें जंग ना लगे, सबमरीन को चार्ज करने तक के लिए, सबमरीन में जो बैटरीज लगती है जो 30 दिन के लिए निकलती है, उनको चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे सिस्टम जो है तैयार होते हैं। ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि एक जो पूरी जनरेशन, हमारी जनरेशन या हमसे जो 10 वर्ष के छोटे लोग हैं जो BTech MTech करके बाहर निकल रहे हैं, उनके सामने एक हमेशा ही आप कह सकते हैं कि एक क्रॉस रोड पे आते हैं कि यार हम कोर इंजीनियरिंग क्यों करें, इसमें हम क्यों जाएं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में हम क्यों जाएं, जबकि हम कोडिंग करके अधिक पैसा हो सकता है कमा सकते हैं, या बाहर आने जाने के आसार ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक ग्रुप उनमें से ऐसा भी है जो भारत में रहकर भारत की समस्याओं को देखकर उसको भी सॉल्व करना चाहता है। अब मेरा जो यहाँ पे यूज हो जाता है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह ये हो जाता है कि मैं उन लोगों को प्रांजल पांडे जी जैसे लोगों से जोड़ सकूं, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, कि आप सीखें उनके साथ जो चैलेंजेज आई और वो कैसे टैकल कर रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं, वहाँ से सीख करके चीज़ें आ रहे हैं कि भारत में भी हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और मेरे देखा देखी ऐसा नहीं है कि भारत में एक ही कंपनी के मोनोपोलाइज करने के ही चांसेज है, बल्कि उनका मानना है कि
हर तरह के लोग इसमें आ सकते हैं और भारत इतना बृहद है, बड़ा है कि यहाँ अधिक से अधिक लोग आ भी जाएं फिर भी पूरे मार्केट को सारे मिलकर कैप्चर नहीं कर सकते, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भारत में है। लक्ष्य जो है इस तरह के वीडियो करने का यही है कि हम ऐसे युवाओं को इंस्पायर कर सके जो भारत में एक्चुअल में बनाना चाहते हैं, और साथ ही हम उस गवर्नमेंट तक इन सब चीज़ों को ले जाना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, और उनकी समस्याओं को देख करके आने वाले जो युवा वर्ग है वो सीखे और वो सरकार पे बात करके, लोगों से अप्रोच करके उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए दबाव भी बना सके, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में लगातार क्रिएट होता जा रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम को हम मैन्युफैक्चरिंग को उसके सप्लाई चेन से, डिस्ट्रीब्यूशन चेन से, इन सब से जोड़ करके भारत जो एक लोअर इनकम ग्रुप है उसे मिडिल इनकम ग्रुप में कैसे बाउंस करेगा और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है सही मायनों में विश्व के टॉप 3, टॉप 2 अर्थव्यवस्थाओं में जाएगा। आइए मिलते हैं प्रांजल पांडे जी से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ प्रांजल पांडे जी हैं, और जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बताया कि ये जिस कंपनी को अभी चला रहे हैं उस कंपनी में छोटे से छोटे इन्वर्टर को लेकर के या तो कहें या अन्य तरह के जैसे रेक्टिफायर होता है, पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन बनाते हैं और हाइड्रोजन से वो फ्यूल सेल में जाता है, उससे भी बस भी चल रही है। नेवी के प्रोजेक्ट तक, रेलवे से जुड़े रहे और एयरफोर्स से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि उनके स्ट्रगल्स क्या क्या थे, और ये जो हमने श्रृंखला आरंभ की है कि हम कंपनियों के फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह की कंपनियाँ आरंभ करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से करना चाहिए, प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, उसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, और क्या गवर्नमेंट ने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है कि हम आगे इस पाथ पे बढ़ सकें, न कि हम चीन से मंगवा करके उसको ट्रेड करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चलता है उस तरह से। तो प्रांजल जी बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू अजीत जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई। ऑफ कोर्स आपके पिताजी ने इसको आरंभ किया था, क्या मोटिवेशन था उनका, क्यों आरंभ किया और भारत में ही क्यों बनाना चाह रहे थे? कंपनी 1988 में स्टार्ट हुई थी एंड हमारे फादर ISC बैंगलोर से इलेक्ट्रिकल पढ़ के आए थे, तो ऑफकोर्स जस्ट आउट ऑफ कॉलेज कई सारे नए आइडियाज़ होते हैं दिमाग में, एंड उनसे मैंने भी कई बार पूछा कि क्यों स्टार्ट की, तो मुझे एक आंसर अच्छा मिला उनसे भी और कई और इंजीनियरों से जो उनके साथ में निकले थे कि यार क्योंकि हम कर सकते थे इसलिए हमने किया। वो एक करने की चाहत ही मुझे लगता है हमेशा से ही कॉलेज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में किया था। तो पहले इलेक्ट्रिकल था जो अब थोड़ा थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ओवरऑल चीज़ मूव कर गई है। तो इसी तरीके से करते 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 एक कंपनी आज इतने स्तर पे पहुंच चुकी है। स्ट्रगल्स फिर भी तो रहे होंगे ना, जैसे आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक छोटे से जगह से झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी जिसको बोलते हैं वहाँ से आरंभ होता है, और अभी एक 63 में आपका ऑफिस है और यहाँ हम फैक्ट्री में बैठे हुए हैं जहाँ हम दर्शकों को थोड़ा सा टूर भी करवाएंगे, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, उसके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे उनके। एक्चुअली स्ट्रगल, ये इंडस्ट्री थोड़ी सरफिरों की इंडस्ट्री है। आप इस इंडस्ट्री में किसी से भी मिले तो उसको सब कुछ आता है, उसको हर एक चीज़ की कॉस्ट भी पता है, उसको हर एक PCB कैसे बनती है, हर एक डिज़ाइन कैसे बनती है। इसीलिए मैं कहूँगा ये इंडस्ट्री छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है तब जाके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं कर पाता है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो रहे। 5,000 रुपये से उनने अपने पार्टनर के साथ में कंपनी स्टार्ट की थी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, जिसका नाम आज सनशाइन कॉलोनी हो गया है। और वहाँ वो लोग नाले के ऊपर ही रहते थे, पुली से ऊपर खींच के सामान चीज़ें रिपेयर करना पहले उन्होंने स्टार्ट किया। फिर धीमे धीमे उन्हें लगा कि ये तो हम पूरा भी बना सकते हैं, तो फिर ऑर्डर लेना शुरू किया, मार्केट में गए, टेंडर मिलना स्टार्ट हुआ। एंड करते करते पहले हम लोगों ने चार्जर बनाया बड़ा बैटरी के लिए, फिर डिफेंस की फील्ड में आए, फिर रेलवेज़ का प्रोडक्ट बना, और अब फाइनली सोलर की फील्ड में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मतलब ये गजब का एक तरह से शॉप टू फैक्ट्री टाइप का ये रहा है। हाँ। कि रिपेयरिंग से आरंभ किया, फिर मतलब उसका खुद भी इंजीनियर थे तो वहाँ से जो है अपना दिमाग लगाया और यहाँ तक जो है वो पहुँचे। आप इसमें कैसे आ गए? मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी बीटेक किया था HVTI कानपुर से, एंड उसके बाद मेरी प्लेसमेंट एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स की कंपनी में लगी थी बैंगलोर में। बट हमको लगा कि वहाँ पे कुछ खास, एक तो चैलेंज भी नहीं है और दूसरा हम कोई खास डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में। हमारे घर में सारे ही लोग काफ़ी नेशनलिस्ट टाइप के हैं, तो हमारे हमेशा से यही था कि करना तो कुछ ना कुछ इंडिया में ही है। मैं बाहर भी पढ़ने नहीं गया, जबकि मेरे पास ऑप्शन था। हमारी मदर उस टाइम लंदन में ही पोस्टेड थी, बट हमने कहा यार थोड़ा कानपुर से पढ़ाई की मैंने, तो
मुझे लगा थोड़ा ग्रास रूट समझ पाएंगे। तो मैंने जब से ज्वाइन किया है मैं काफ़ी एप्लीकेशन एस्पेक्ट देख रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंपल कन्वर्टर है, बट कन्वर्टर आपके फ़ोन से लेके लैपटॉप से लेके फ्रिज, टीवी, एसी और अब बड़े बड़े मेगावाट के जो कन्वर्टर है सब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और देश को इस पर्टिकुलर चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। मतलब ज़रूरत किस सेंस में, क्या ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है, हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, या मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि आज के टाइम चाइना से बहुत इजीली अवेल हो जाती हैं चीज़ें, बट ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ देखी हो, सीसीटीवी कैमरास कुछ हैं जो कि साउथ कोरिया में लगे थे और वो इंडिया की ग्रिड से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब, और उसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है। हम अपनी ग्रिड जितनी भी है, जो मेंस की बिजली है, उन सब में जितने भी कन्वर्टर लगते हैं, अगर हम सब चाइना से ले आएंगे तो कल को वो एक बटन दबा के पूरी ग्रिड कोलैप्स करा सकते हैं। सोलर इन्वर्टर जितने भी लग रहे हैं, कल को वो एकदम से ग्रिड में उल्टी बिजली डालने लगे, वो ग्रिड में हार्मोनिक्स डालने लगे, तो हमारी ग्रिड एकदम से डिसरप्ट हो जाएगी। तो किसी भी देश के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में निपुणता बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, एंड इसलिए हम लोग थोड़ा और स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें डेवलप कर रहे हैं ताकि जो ये क्रिटिकल सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, जो डिफेंस में भी यूज़ आता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड में भी यूज़ में आता है, उसमें भारत की ही बनी चीज़ें इस्तेमाल हों। मतलब दर्शकों, आप इसको इस तरह से देखिए कि जब मैं बोल रहा हूँ कि एक इन्वर्टर या ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से केवल आपके घर का बल्ब नहीं जलाता है, बल्कि वो इंटरनल सिक्योरिटी तक का ये इशू हो सकता है अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट करना चाहे तो। आपने अभी बात की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस पे भी थोड़ा मुझे जानना है कि लोग जो है इस बात को समझते नहीं है कि हमारे घर में अभी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, चाहे होम अप्लायंसेज हों या फिर ट्रेन की सिग्नलिंग को रोकने के लिए, एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने की चीज़, हर में ये जो है घुसा हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पे शोध कितना चल रहा है भारत में? शोध बहुत चल रहा है और इसका एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप टीवी पे आजकल स्मार्ट फैंस का ऐड देखते हैं। हाँ, तो BLDC टेक्नोलॉजी वाला जो, बिल्कुल BLDC टेक्नोलॉजी। तो ये सारे फ़ैन पहले प्योर इलेक्ट्रिकल थे कि मैकेनिकल पंखा था और उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगी होती थी, बट अब उसी चीज़ में ब्लूटूथ आ गया है, अब उसी चीज़ में आप स्पीड को अपने मोबाइल से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिल जाता है तो आपको एक मॉडर्न डे प्रोडक्ट बन के निकल के आता है। जो भी स्मार्टनेस डाली जा रही है किसी भी चीज़ में, और ये तो डाली ही जाएगी आने वाले टाइम में, वो सब कुल मिला के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को जोड़ के बनाया जाता है। तो हर चीज़ में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स धीमे धीमे एंट्री कर चुका है ऑलरेडी। एक जो है आपने कंपनी का नाम जो स्टैटकॉन एनर्जिया है, उसमें 2 ए आते हैं बाद में, थोड़ा नेमिंग के पीछे मतलब क्या लॉजिक है? स्टैटकॉन का क्या मतलब है? स्टैटकॉन बेसिकली स्टैटिक कन्वर्टर के लिए है। अच्छा। तो स्टैटिक कन्वर्टर, ये जितने भी आप कन्वर्टर अभी देख रहे हैं आसपास एंड जो आप देखेंगे भी आगे, ये सब एक टेक्नोलॉजी होती है स्टैटिक कन्वर्जन की। एक होती है रोटरी कन्वर्जन की, जिसमें चीज़ घूमती है, जैसे डीजी सेट हो गया या और इस टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें बिना घूमने वाली चीज़ को स्टैटिक कहेंगे और बाकी कन्वर्जन हो रहा है पावर का। जो जनरेटर हमारे घर में इंजन से चलता है वो सब, हाँ, वो सब रोटरी हो कन्वर्टर हो गए, और ये स्टैटिक हो गया। और कन्वर्टर का मतलब एसी को डीसी में करना, डीसी को एसी में करना, डीसी को दूसरी डीसी में करना, तो ये कन्वर्जन का फैक्टर हो गया। एनर्जी, हम लोग थोड़ा एनर्जी रिलेटेड कोई टर्म चाह रहे थे, बट पावर, एनर्जी, ये सब इंडिया में तो यूज़ हो ही चुके थे। तो हमने देखा पोर्चुगीज़ में क्या कहते हैं, तो उसमें एनर्जी वर्ड अच्छा लगा तो हमने रख लिया। अब थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पे 1100 वाट से लेकर के आपने बताया 3000 किलो वाट तक के रेंज का जो है इन्वर्टर हो गया या अन्य तरह की चीज़ें भी जो लगभग टेक्नोलॉजी सेम ही है उससे यूज होती है। आप कितनी जल्दी कितना बना सकते हैं? ये एक रेंज तो ठीक है कि हम इतना बना सकते हैं, बट अभी क्या है कि यदि आपको ऑर्डर आए तो कितना आप मीट अप कर सकते हैं, किस तरह का डिमांड? ओके, एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं पहले बड़े से स्टार्ट करता हूँ कि बड़े में अभी क्या आने वाला है। तो बड़े में जैसे हाइड्रोजन का जितना भी अब काम होगा, उन सब में बहुत बड़े बड़े कन्वर्टर ही यूज़ में आएंगे, क्योंकि आप 1 मेगावाट का प्लांट खड़ा करें और आप 20 मेगावाट का प्लांट करें, दोनों में कॉस्ट 1/4 हो जाती है। तो हम लोग भी बड़े बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं, बट आज भी पहला डिज़ाइन प्रिंसिपल वही है जो हमने कॉलेज में पढ़ा था। और हमारे यहाँ भी जब सर डिज़ाइन करना स्टार्ट करते तो पहले पेपर पे लिखते हैं P = VI, V = IR, अब फिर स्टार्ट होती है पूरी कैलकुलेशन। क्योंकि कुल मिला के देखिए सार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का यही है। तो आपको 1100 वाट के लिए भी वो कन्वर्जन करना है, आपको 3000 किलोवाट में भी कन्वर्जन करना है। चेंज क्या होता है? चेंज एस्पेक्ट्स इंजीनियरिंग के होते हैं
कि इतना गर्म हो जाएगा इक्विपमेंट तो हवा कहाँ से निकलेगी, हवा कहाँ से निकलेगी तो हवा को ऑटोमेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगी, हमको वही चीज़ अपने लैपटॉप से कंट्रोल करनी है, तो फिर कम्युनिकेशन का मॉड्यूल ऐड हो गया। एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं बनेगा तो 3 ट्रांसफार्मर लगा के काम करते हैं, पैरेलल में करेंगे। बस बार अगर लगेगी तो कितनी मोटी लगेगी जिससे पावर फ्लो के जाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड होती रहती हैं। तो आई वुड से कि भले ही हम लोग की कोर टेक्नोलॉजी ओवरऑल दुनिया में ब्रॉडली सेम ही है, बट इंजीनियरिंग बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। तो जैसे जैसे बड़ी रेंज में जाएंगे इंजीनियरिंग बहुत अंतर हो जाएगी, जिसमें हम लोग की अच्छी एक्सपर्टीज़ है। कुछ बड़े प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा, मतलब एक तो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे ही लोगों को, सबसे बड़ा क्या प्रोडक्ट है और सबसे छोटा आप क्या बना रहे हैं? सोलर की फील्ड में जैसे सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा 250 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। इसका काम ये है कि इसमें बैटरी भी कनेक्टेड होती है, सोलर भी कनेक्टेड होता है। तो जैसे आप पीछे देख भी रहे हैं जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में हम लोगों ने कंपनी का सारा एसी, लाइट, पंखा सब कनेक्ट कर रखा है। और ये इन्वर्टर 250 किलोवाट तक का कोई भी लोड पूरे टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन चलाता रहेगा, चाहे लाइट आए चाहे जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट हमने बनाया है वो 3000 किलोवाट का चार्जर है, जो कि भारत की जो पनडुब्बी है, भारत की नौसेना की हाँ। जो बड़ी बड़े शिप हैं, उसके अंदर बहुत बड़े बैटरी बैंक होते हैं, तो उनको चार्जिंग देता है। जब शोर पे आते हैं, वो खड़े होते हैं, तो पहले उनको डिस्चार्ज किया जाता है और फिर उनकी चार्जिंग की जाती है और फिर वो सेलिंग के लिए निकलते हैं। तो वो इतने बड़े लेवल के हम लोग चार्जर बनाते हैं, बैटरी चार्जर। तो आपके मोबाइल में भी बैटरी चार्ज करने के लिए छोटा चार्जर होता है, ये बस उससे बहुत बड़ा चार्जर है जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को पूरा चार्ज करके देता है। बैटरी पे तो हम पिछले बार जैसे राहुल राज जी से मिले थे, तो लेड वाला बैटरी बहुत बल्की होता है और फिर लिथियम आयन वाला, और क्या टेक्नोलॉजी है? मतलब क्या आप बैटरी की भी तरफ जा रहे हैं या फिर खाली इन्वर्टर पे ही अभी आपका, या इसी तरफ फोकस है? अब बैटरी हमारे मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब बैटरी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। आपने जैसे VRLA लेड एसिड बताया, तो लेड एसिड आज के टाइम भी इंडिया में अभी नंबर 1 बैटरी है, क्योंकि हमारी जितनी एप्लीकेशन है, घर की भी अगर आप ले लें, तो वो हमको थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए बैटरी से बिजली चाहिए रहती है, एनर्जी चाहिए रहती है। बट क्या है, आने वाले टाइम पे एप्लीकेशन बताएगी कि मुझे बैटरी कैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एसी चलाना है घर में, तो मैं लिथियम बैटरी लगाऊं, क्योंकि एसी एकदम से सर्ज लेता है। आपको ध्यान हो, पुराने ज़माने में जब एकदम से एसी ऑन करें या मोटर ऑन करें तो हल्की लाइट डिप खाती थी, तो अब लिथियम में वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, इसीलिए गाड़ियों में लिथियम बैटरी इस्तेमाल में आती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, मान लीजिए आपको चाहिए कि भैया मेरा पूरा ब्लॉक ही बैटरी पे चले लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो फ्लो बैटरी भी आ गई है। फ्लो बैटरी में एक पानी लिक्विड जैसा होता है 2 स्टैक्स में, एंड वो लिक्विड के फ्लो होने से उसमें एनर्जी स्टोर भी होती है, एनर्जी डिस्चार्ज भी होती है, तो बड़े बड़े कंटेनर के अंदर में आती है। तो जैसे पूरे गांव को अगर हमको बिजली देनी है, तो उसके लिए फ्लो बैटरी जो लंबे ड्यूरेशन के लिए डिस्चार्ज कर पाए, वो भी आ जाती है। तो इसी वजह से जो नई नई एडवांसमेंट जो भी हो रही है, वो इस हिसाब से हो रही है कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। माने कि आपके मोबाइल के अंदर वैसी बैटरी चाहिए जो इंस्टेंट चार्ज हो जाए और लंबे टाइम के लिए डिस्चार्ज हो, और किसी और एप्लीकेशन के लिए शायद आप आराम से उसको चार्ज भी कर सकते हैं और लंबे ड्यूरेशन पूरे दिन के लिए उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए यही सब एडवांसमेंट्स बैटरीज में आने वाली है। तो हम अपने इन्वर्टर को इस हिसाब से बनाते हैं कि वो किसी के साथ भी चल जाए। अब जब लोग इन्वर्टर सोचते हैं तो उनको लगता है कि तार जोड़ देना है बैटरी से और उसके बाद मेन से कनेक्ट करके ये कर देना। बहुत लोग यह नहीं समझते हैं कि ये केवल हार्डवेयर एस्पेक्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा रहता है। तो थोड़ा सा मुझे ये सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट समझाए कि पहले तो वही जो फ़ैन की हम बात करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, वो नाचने लगता है, एक दूसरे को टच करना चाहता है, उससे सर्कुलर मोशन जो है वो क्रिएट होता है। उसमें जब हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो पूरा का पूरा गेम कैसे वो एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनता है, ये सारा थोड़ा सा। फ़ैन तो देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत सिंपल है कि जब फ़ैन आपका ऑन होता है तो वो बहुत तेज़ जर्क लेता है एकदम से स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, उसे हम इंडक्टर कहते हैं, अपनी भाषा में इंडक्टिव वाइंडिंग होती है। तो जब भी ऑन होगा तो वो तेज़ी से लोड लेगा। BLDC मोटर की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो धीमे से स्टार्ट करती है आपके। तो अगर आप लोग के घर में किसी के में भी हो भी, आप जब ऑन करेंगे तो आप देखिएगा धीमे से स्टार्ट होता है, फिर तेज़ी ले लेती है। उससे क्या होता है कि आपका इंस्टेंट लोड बहुत तेज़ नहीं होता है, तो ये तो उसका फ़ायदा है ही है। AC को भी अगर आप इमेजिन करें कि नॉर्मल AC वर्सेस इन्वर्टर AC, तो दोनों में अंतर यही है कि नॉर्मल AC पहले एकदम से ऑन होगा, बहुत तेज़ ठंडा ठंडा करेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, तो केवल पंखा चलता रहता है उस टाइम, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, बिजली ज़्यादा नहीं लेता, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा। और इन्वर्टर AC आपका एक बराबर मेंटेन करके चलता है। तो आप इसको इमेजिन ऐसे ही कर लें कि अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं और आपको ऐसे रास्ता मिले जाने के लिए और एक आपको सीधा रास्ता मिले, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी सीधे रास्ते में आएगी। तो वैसे ही एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है जब कांस्टेंट आप एक तरीके से दे पाएँ, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
वो कॉन्स्टेंटली फीडबैक ले रहा है कि आपका कितना ठंडा हुआ, अच्छा हल्का सा ठंडक बढ़ा दो, आपका गर्म हो रहा है, अच्छा हल्की सी ठंडी और बेहतर कर दो। तो वो एकदम उसी लेवल पे, मतलब अपना सबसे एफिशिएंट लेवल पे चलता रहता है, रादर देन कि अपने हिसाब से यार पहले ठंडा करो फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो फिर गर्म करो। तो इस वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है चीज़ों की। तो आप जितना चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं, तो जैसे कि आपके पिताजी हैं मनोज जी, उन्होंने ही लगभग सारी चीज़ें, हम कल थोड़ा सा हम टूर कर रहे थे फैक्ट्री का, तो उन्होंने बताया कि लगभग सारी चीज़ें उन्हीं की डिज़ाइन की हुई यहाँ पे हैं। और फिर आपसे भी बात कर रहे थे, तो आपने R&D में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट एक तरह से, चाहे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मनी हो, वो किया हुआ है। तो ये R&D से मतलब क्या क्या आपको अभी तक ऐसा मिला है? ऐसा नहीं है कि खाली हम PCB है खाली वही डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर क्या लग रहा है? जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है, वो चीन भी बना रहा है और यहाँ पे भी कुछ लोग बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप लोग उसमें कहाँ तक, क्या आपकी एफिशिएंसी की लेवल जो है वो मार्केट में जो टॉप ब्रांड है, और वो बेंचमार्क है कौन जिससे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हमने बना दिया तो हमने क्रैक कर लिया इसको? देखिए, इंडिया में जो भी बेंचमार्किंग होती है वो एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ही होती है, क्योंकि और उससे भी आपको कम दाम पे ही बेचना होगा, ये मार्केट का नियम है। आप अगर थोड़ा सा दाम कम करें तो सामने वाला कहेगा आपके में ये फीचर नहीं है, और आप फीचर ऐड करके दाम बढ़ाना चाहें, वो कहेंगे सामने वाला सस्ता बेच रहा है। तो बेंचमार्किंग अभी सोलर इन्वर्टर में टॉप चाइनीज़ ब्रांड हैं 5-6, जो कि सब एक जैसे ही हैं, आप देखेंगे अंदर से भी वैसे ही हैं, बाहर से भी वैसे ही हैं, एक समान दिखते हैं। तो R&D के प्रोसेस में अब जो नई चीज़ें आ रही हैं, पुराने के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी चेंज आ गया उनमें। तो सर लोग एक बेसिक लेवल पे नई पीढ़ी को गाइड कर देते हैं, और हमारे यहाँ R&D की एक्चुअली यंग टीम काफ़ी बड़ी खड़ी हो गई है, क्योंकि अब अलग सिरे से काम होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने पुराने जितने भी इन्वर्टर देखे हैं, जैसे मार्केट में सुकैम, माइक्रोटेक, लुमिनस या और अन्य नाम जो कि हमसे बड़ी कंपनीज है आज के टाइम पे, उनकी जो R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक सर्टन तरीका है इन्वर्टर बनाने का। अब ये अच्छे से आ गया है लोगों को कि इन्वर्टर कैसे बनाया जाता है, बट इन्वर्टर में जो कोड होता है वो बड़ा फिक्स टाइप का कोड होता है कि आपको भैया एक ऐसे करके साइन वेव जनरेट करनी है, जैसे ही मेरी कोई चीज़ पावर मेरी जैसे ही जाए। बट मॉडर्न इक्विपमेंट में आपको बहुत सारी मैथ्स लगती है अलग से, जिसमें मैटलैब का इस्तेमाल होता है और अन्य इस टाइप के मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है, जो कि सिंपल बीटेक लेवल पे एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं जाता। उसके लिए आपको एमटेक्स की ज़रूरत है या स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है। तो वो जो नई पीढ़ी है R&D की, वो उसको अच्छे से सीख के इस भी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करती है कि आपके इन्वर्टर को हमेशा ये पता हो कि अगला ग्रिड से जो वोल्टेज करंट आ रहा है वो कैसा होगा, मतलब उसे प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। इसी का पैरेलल में ड्रॉ करूँ तो जो नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन आते हैं, उनको भी बेसिकली प्रिडिक्ट करना होता है कि आसपास की नॉइज़ क्या है, और उसी के ऑपोजिट वेव जनरेट करते हैं। माने अगर आपकी नॉर्मल ऐसे वेव बन रही तो ऑपोजिट वेव जनरेट करेंगे कि कैंसिल आउट हो जाए। तो इसी में हम उसका उल्टा कर रहे हैं कि जैसी वेव ग्रिड से आएगी उसी के ऊपर आप अपनी बिजली बना के डालें, तभी वो एक बस पे आ पाएगी पूरी चीज़। तो ये सब बहुत नई पीढ़ी की चीज़ें हैं, जिसमें नए सिरे से देखना होगा, नए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, नई कोडिंग यूज़ होती है। तो वो नए लोग काफ़ी अच्छे से आज के टाइम पे करने लगे हैं। एंड अगेन कई चीज़ें ऑनेस्टली हम लोगों को भी चाइनीज़ से सीखने को मिलती है कि दाम कैसे कम किया जाए चीज़ का, वरना सेम प्रोडक्ट यूरोपियंस भी बेच रहे थे, बट आज भी उनका प्राइस 3 गुना पे है, जहाँ चाइनीज़ कम कर लिए हैं। बट अब होपफुली हम लोग ने भी जो नया इन्वर्टर लॉन्च किया है वो बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च किया है, चाइनीज़ से कम पे लॉन्च कर पाए, क्योंकि हम लोग लोकल बना रहे हैं। एंड सरकार का भी उसमें सपोर्ट है, सरकार ड्यूटी बढ़ा के रखती है जो बाहर से इक्विपमेंट आता है, तो लोकल इंडस्ट्री को हेल्प भी मिलती है उससे। इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आप चाहते तो चीन से मंगवा के, जैसे कि आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, वो चीन से मंगवा के वो खाली ट्रेड करते हैं, स्टिकर चिपका करके वो आगे बढ़। आपके भी पास ये मार्ग था, आपने खुद यहीं पे एक्सपैंड करने का, मैन्युफैक्चरिंग का क्यों सोचा? एंड ऑनेस्टली मैं ये जो OEM कराना कहते हैं इसको, कि अदर इक्विपमेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर चाइनीज़ हो गए और आप उनसे लेके ठप्पा लगा के बेच रहे हैं, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कभी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऑनेस्टली। एज अ कंज्यूमर मैं किस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ? मैं आपके ठप्पे लगाने के लिए थोड़ी ना पे कर रहा हूँ। आप मुझे एक्स्ट्रा क्या दे पा रहे हैं? या तो आप बोलें कि यार चलो मेरी सर्विस बहुत अच्छी है इसलिए आप मेरे से इंडिया में ले लो, तब तो मैं समझता भी हूँ, वरना जो बनाए वही बेचे, ये मूल सिद्धांत है। और प्लस हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? तो हम लोग इसीलिए बैठे, हमने देखा, हमने कहा यार ये 100% इन्वर्टर चाइना से आ रहे हैं और ये सारे देश की ग्रिड में लगेंगे, जब चाहे ग्रिड को कोलैप्स कर सकते हैं ये, तो हमको बनाना ज़रूरी है। तो पहला एम यही था कि चाइना से इस चीज़ का इंपोर्ट थोड़ा कम कराने के लिए एक ऑल्टरनेटिव हम लोग दे पाएँ किसी को। अभी जैसे R&D में आपने बोला कि नई थिंकिंग की आवश्यकता है और आपके पास टीम भी है, थोड़ा सा मैं हायरिंग प्रोसेस के बारे में समझना चाहूँगा, क्योंकि जितना मैंने ट्विटर पे या अन्य जगहों पे देखा है, जो भी
सीईओज़ हैं या फिर स्टार्टअप ही चला रहे हैं, और उनका इंटेंट बहुत अच्छा है। जैसे आपने बोला कि हमने सोचा कि यार हम बाहर वाला, मतलब इतना सिंपल सा चीज़ है जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है और कम दाम में हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो हम बाहर से क्यों लें। अब उन सब की एक समस्या ये होती है कि उनको वर्कर्स जो है, क्वालिटी वर्कर्स जो है वो मिलते नहीं हैं। जो बीटेक करके ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उसमें हमने वैरिंग परसेंटेज में सुना है, बड़े बड़े जैसे नारायण मूर्ति जी से लेकर के और ढेर सारे सर्वेज हैं, कोई बोल रहे हैं 90% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, कोई 70% बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। हम एवरेज आउट भी कर दें तो 60% हमारे इंजीनियर्स उस तरह के काम के लिए नहीं होते हैं, या उनको जो पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं। तो आपको भी क्या ये समस्या आती है हायरिंग प्रोसेस में? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही आती है। आपने तो दुखती नफ्स पे हाथ ही रख दिया। एक्चुअली ये मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, क्योंकि जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट नहीं है। एंड आज के टाइम पे आप फ्रेशर स्टूडेंट्स को अगर रखे भी तो उनके दिमाग में ये भर दिया है, हम ही जैसे लोगों ने भरा है, सोशली भरा है कि यार सीखो फिर चेंज करो, सीखो फिर फटाफट चेंज करो, तो स्विच करते रहो कंपनियों में, यही तरीका है राइज लेने का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले के 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाते हैं ऐसे बच्चों के। तो हम लोग लेते भी हैं बड़ा बैच, तो इस एक्सपेक्टेशन से लेते हैं कि यार 20 लोग ले रहे हैं तो शायद 5 तो टिक जाएंगे कम से कम, और बाकी ट्रेनिंग में खर्चा होता है इसमें। तो हम लोग को एक अच्छा तरीका मिला है कि R&D में जो स्पेसिफिक कोर्स लिए हुए बच्चे हैं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एटलीस्ट जिन्होंने बीटेक किया हो या एमटेक में कोई सिमिलर कोर्स किया हो, उनको अगर लेते हैं तो वो थोड़े डेडिकेटेड ज़्यादा है, हमने देखा है स्पेसिफिक R&D के लिए। और बीटेक के बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं कि आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, तो वो थोड़े टाइम टेस्टिंग में रहें, थोड़े टाइम सर्विसिंग में रहें, देख लें पूरी इंडस्ट्री, फिर अगर R&D में है तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। थोड़ा सा बीटेक का लेवल इंडिया में इम्प्रूव होने की आवश्यकता है, एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अब बिल्कुल भी सेक्सी नहीं रह गया एज अ टॉपिक, कोई नहीं लेना चाहता। इलेक्ट्रॉनिक्स फिर भी लोग लेना चाहते हैं, बट जो उसमें कोडिंग सीख लेते हैं वो फिर कोडिंग डोमेन में चले जाते हैं। तो हम लोग एज एन इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है अगर बेहतर टाई अप्स करें इन कॉलेजेस के साथ में, जिसमें मैंने IITs में देखा है कि एक अच्छा सा स्पॉन्सरशिप का उनका रहता है कि बच्चे की पूरी फीस हम स्पॉन्सर करेंगे 2 साल की, क्योंकि कुछ नहीं होती आपको पता है सरकारी कॉलेज में, और बच्चा हमारे प्रोजेक्ट पे काम करे, तो 2 साल के बाद वो एकदम आपके हिसाब से ट्रेन होके निकलता है। और बच्चे को भी ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट है उसके लिए भी अच्छा ही है, उसको एक गाइडेंस मिल रही है इंडस्ट्री से पूरे 2 साल के एमटेक के लिए, और निकलते ही उसको आप PPO ऑफर करके रखते हैं तो तुरंत जॉब भी लग जाती है उसकी। इस टाइप के प्रोग्राम्स मुझे लगता है बीटेक में स्टार्ट हम लोग को करने चाहिए, हमें भी करने चाहिए, अन्य लोगों को भी करने चाहिए। नहीं, लोग तो जा रहे हैं, जैसे आप इंटेंट दिखा रहे हो तो जा रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग को बूम करना है भारत में, तो ये जो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जिसको बोले जाते हैं, उसको लेकर के इंडस्ट्री में किस तरह की डिमांड है या अगले 10 वर्षों में किस तरह का डिमांड आ सकता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है काउंसलिंग की भी आवश्यकता है, जो 12th के बाद बच्चे जाते हैं। और इस पे पता नहीं, अब मेन हिस्सा तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ही रहेगा कि आप एजुकेशन को पॉलिसी लेवल पे, कि कहीं पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने निर्मा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, गुजरात में है, और गुजरात में और भी ऐसे, नरेंद्र मोदी भी अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि हम दोनों इंडिविजुअल्स को बिठाते हैं आमने सामने, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको, और जो यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करेगा उसको, कोई कंपनी लगा रहा है कि भाई आपको पेंट बनाना है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हम केमिकल इंजीनियरिंग में उस तरह का कोर्स आप इस तरह से डिज़ाइन कर लो कि जब तक बिल्डिंग बने तब तक आपको लोग भी मिलने लगे। तो इस पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इसमें वो रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। बट ऑनेस्टली देखिए, हम लोग जैसे मैं कैसे काम करना पसंद करता हूँ मोस्टली कंपनी के अंदर भी, कि यार आप हर एक व्यक्ति को सशक्त बनाएं कि वो अपनी चीज़ हैंडल कर ले। कॉलेज में सब पढ़े लिखे लोग हैं, प्रिंसिपल डीन जो भी हैं उनको HOD को पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, तो सरकार कितना बोझ उठाए, मतलब सरकार गाइडेंस ज़रूर दे इन लोगों को, बट ये पर्सनल टारगेट HODs का हो कि हमको मैक्सिमम बच्चों की मान लीजिए अच्छी जगह पे इंटर्नशिप करवानी है। जैसे सॉरी मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ, बट मैं आपको दूसरी चीज़ भी बताता हूँ। चाइना के जो मेयर्स होते हैं कई सारे, उनके पास एम होता है कि हम कितना फॉरेन टैलेंट वापस अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हमारे लोकल कॉलेजेस में बाहर के कितने अच्छे प्रोफेसर होके आए हैं। तो यही सेम एम हमारे HODs भी रख सकते हैं कि यार हम पर्सनली
बच्चों की कितनी ग्रोथ करा पा रहे हैं, कितना इवन पैकेज कितना लगवा पा रहे हैं, चलिए मैं तो छोटी बात कर दे रहा हूँ, मुझे जो पसंद नहीं है पैकेज कितना लगवा पा रहे हैं, बट इट शुड बी देयर पर्सनल टारगेट, जो मुझे लगता है। तो बिल्कुल वो खुद ढूंढ के लाएंगे। लोकल इंडस्ट्री से बात करें कि यार आप टूर करवाइए और आप बताइए आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, या आप अपना एग्जिस्टिंग जैसे ये कूलर रखा है या इन्वर्टर रखा है, बच्चों को दे दीजिए एक, लेट बच्चे से कि यार हम इसमें सर ये इम्प्रूव कर लेते हैं, हम इसमें वाईफाई वाला मॉड्यूल लगा देंगे, हम इसमें डिस्प्ले और बड़ा सुंदर सा टच स्क्रीन लगा देंगे। बट बच्चे जब सीखेंगे देखेंगे तभी तो करेंगे। यानी इसमें लोकल इंडस्ट्री टाई अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडस्ट्री से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कश्मीर में है तो वो कन्याकुमारी ट्रेनिंग देने के लिए जाए। तो इसलिए मुझे लगता है लोकल लेवल में हैंडल हो सकती हैं ये चीज़ें, होपफुली होगी। अब हम थोड़ा सा दर्शकों, अब हम ऑन द मूव जाएंगे यहाँ से, हम समझेंगे कि इन्वर्टर जो बन रहा है यहाँ पे किस किस तरह का बन रहा है, उसकी असेंबलिंग होती कैसे है, और एक एक करके हमें प्रांजल जी जो है वो सारी बातें समझाएंगे कि रेंज क्या है, छोटे से छोटा इन्वर्टर और बड़े से बड़ा इन्वर्टर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। आइए चलते हैं। ये जैसे मैं बता रहा था, ये हाइड्रोजन का रेक्टिफायर है। माने कि हाइड्रोजन बनाने के जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज़ में आता है उसको ये हाई पावर डीसी प्रोवाइड करता है। ये 60 किलोवाट का यानी 105 वोल्ट 550 एम्पियर का एक है, जिसको ग्रीन पावर मिले या ब्लू पावर मिले या ब्लैक पावर मिले, डिपेंड कहाँ से पावर आ रही है, उस एसी पावर को ये डीसी में जनरेट करके इलेक्ट्रोलाइजर को देता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होती है। मतलब पानी इसका फीड रहेगा मेन, और उसको हाइड्रोजन में वो अलग करके। हाँ, तो पानी इलेक्ट्रोलाइजर का फीड रहेगा, ये बिजली देगा जिससे ऑक्सीजन और हाँ वो अलग अलग होगा हाइड्रोजन। आप अभी बता रहे थे कहीं विदेश में ये सारा कुछ चलने लगा, छोटे स्केल पे जो है वो काम करने लगा। जी जी, एक्चुअली ये पहले इंडिया में लगेगा, फिर ये विदेश में ही जाके लगना है। तो ये बाहर के लिए प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें भी गर्व की बात है कि हाइड्रोजन में भारत के बने प्रोडक्ट अब विदेश में जाके लगने लगे। मेक इन इंडिया सेल इन द वर्ल्ड, इस टाइप का जो ये नेवी वाला है, मुझे लगता है इस सामने में ये सारा, ये पूरा एक यूनिट, जैसे ये 4 का 4 एक यूनिट हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली 1200 किलोवाट का रेक्टिफायर है, जो सबमरीन और देश के जो शिप हैं उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जी जी, आप मान के चलिए कोई भी सबमरीन जब जाती है सेलिंग पे तो 30 दिन 40 दिन के लिए सेल करती रहती है, तो उनके में एक बड़ा सा बैटरी बैंक की रिक्वायरमेंट रहती है। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बड़े बड़े टाइप के इक्विपमेंट यूज़ में आते हैं। इसका एक का कॉस्ट कितना पड़ता होगा? आप मान ले करीब 2 से 3 करोड़ के बीच में होता है कॉस्ट। अच्छा, इसको पूरा मतलब स्क्रैच से आपके पास ऑर्डर है? हाँ, आप रॉ मटेरियल मंगवाएंगे इसके लिए जो है, उससे लेकर के फाइनल स्टेज में जाने तक कितना टाइम लगभग लगता होगा? आप पहले हम लोगों को 6 महीना लगता था। हाँ। अब हम लोग ये पूरा काम 20 दिन में कर लेते हैं। मतलब सामान हम थोड़ा सा प्लान करके रखते हैं पहले से, बट हमने स्केल बहुत तेजी से किया है इस चीज़ को, ताकि इस टाइप के यूनिट अगर हमें 1 महीने में बनाना भी है तो हम करीब 50 यूनिट इस पूरी जगह में बना लेते हैं। अच्छा जी, अब ये तो बढ़िया है। अब जैसे ये जो छोटी सी चीज़ है कि अंदर जो लाल वाला आप देख रहे हैं, हाँ, तो पूरा जा रहा है कॉपर का है, ये तो पूरा इससे फ्लो होता है, करंट बहुत हाई करंट होता है। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट कैसे हो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट ना हो, इस पे हाथ ना लगे, सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी है, तो ये सब इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं। पंखा कितना बड़ा लगे, तो ये हवा फिर ऐसे फेंकेगा कि आपके ट्रांसफार्मर से हवा छूते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को इफेक्ट ना करते हुए पीछे से बाहर निकल जाए, वो जैसे पीछे अच्छा ब्लैक लोअर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ बेसिकली असेंबल हो रहा है, एक तरह से असेंबल हो रहा है। हाँ, तो सारी चीज़ें भी अटैच हो गई उसके अंदर में, एंड वायर एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर रूटिंग के थ्रू होते हुए जाके लगा दिया इन्होंने। और ये सारा कुछ जितना है ये यहीं पे बन रहा है? हाँ, पूरा चाहे पीसीबी हो या जो वायर और ट्रांसफार्मर, ये सारा कुछ। बिल्कुल, तो क्या होता है जैसे केवल कंपोनेंट जो है, हाँ वो तो बात है, हाँ ऑब्वियसली, बाकी असेंबली डिजाइन असेंबली सारा कुछ यहाँ पे। और इसका एप्लीकेशन क्या है? गैस पाइपलाइन में आपने बोला? जी, गैस पाइपलाइन में भी है और अलग अलग इंडस्ट्री में भी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डैम है, अब डैम का अगर शटर बंद होना है या खुलना है तो वो सब डीसी सप्लाई पे काम करता है, उसको क्रिटिकल पावर सप्लाई ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, तो ये पूरा जितनी भी इंडस्ट्री में जहाँ क्रिटिकल सप्लाई डीसी की है वहाँ पे ये इक्विपमेंट यूज़ में आते हैं। ये वाला स्पेसिफिकली गैस की पाइपलाइन में काम में आता है, ताकि पाइपलाइन में रस्टिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और ये गवर्नमेंट के लिए है? ये सरकारी, ये गेल के लिए है। अच्छा, इसीलिए मतलब ये बॉक्सी डिजाइन और जो है मतलब जो अप्रूव डिजाइन है, जो भी उससे बाहर नहीं जा सकते, सरकार की पसंदीदा डिजाइन जो भी है उसी पे काम होता है। दोस्तों ये असेंबली लाइन है जहाँ पे इन्वर्टर जो है वो सोलर इन्वर्टर जो बनता है, और उसका फाइनल जो है कैसा बनता है, हम यहाँ से स्टार्ट करके एक्सप्लेन करते हुए हम आपको बताएं।
सबसे पहले ये तो हीट सिंक लग रहा है शायद। बिल्कुल हीट सिंक है, ये एल्यूमिनियम से बनता है। तो ये बेसिकली है कि जितना भी हीट होता है इन्वर्टर, उसकी हीट को बाहर निकालने के लिए तो हीट सीधा इस पे आती है, और ये जो फिन्स आप नीचे देख रहे हैं इसके थ्रू हीट बाहर निकलती है। अच्छा जी। ये भी तो एक तरह स्किल का काम है, तो ये लोग मतलब ये इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? अब बिल्कुल स्किल का काम है। कई सारे हमारे यहाँ पे लोकल लोग हैं जो हापुड़ पे लखवा के ही हैं, कई सारे ITI के लोग हैं, और कई सारे लोग यहीं पे आके सीख जाते हैं ये सब स्किल्स। तो जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कंपाउंड लगा रहे हैं जिससे थर्मली बेटर कंडक्टिव हो, जो भी इस पे चीज़ लग रही है वो ज़्यादा हीट सीधा हीट सिंक की तरफ दे। तो हम लोगों ने इसको असेंबली लाइन का प्रोसेस बना दिया है। इसमें हर कोई अपना उतना ही स्टेप्स बार बार पूरे दिन करता है, तो उसमें काफ़ी निपुणता उनको आ जाती है। ये चोक कहलाती है, ये पावर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए होती है। एंड आप देखेंगे ये इसके नीचे भी ये हीट सिंक वाला कंपाउंड लगाएंगे, जिससे इसकी भी जो भी हीट होगी वो भी तुरंत हीट सिंक के थ्रू बाहर की तरफ चली जाएगी। तो आप देखें ये इक्विपमेंट्स को पूरा 8-8 साल की वारंटी में जाते हैं, 10 साल की वारंटी में जाते हैं। उतने पीरियड के लिए हर एक चीज़ परफेक्टली काम करनी चाहिए। तो ये जो पूरा सोल्यूशन है ये एक IP65 डब्बे में आता है, माने कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जा सकता। इसके अंदर जो भी हीट जनरेट होगी वो तुरंत बाहर निकलेगी। इसलिए ये कंपाउंड लगाना इनका काम बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। और ये सेकंड है। नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ देखें तो ये एक PCB बोर्ड है जिसको इन्होंने सीधा हीट सिंक पे लाके लगा दिया है। तो इसके अंदर कंपोनेंट कुछ इंडिया में मिलते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, और ये पूरी चीज़ की डिज़ाइन मगर हमारी है। इसमें सॉफ्टवेयर जो लगा है वो भी हमारा है। तो इसको इन्होंने इस PCB के ऊपर रख दिया। इसी के नीचे में जो हीटिंग वाले एलिमेंट हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिस्क्रीट IGBT कहलाती है। यही एक्चुअली हैं जो स्विचिंग करके एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ये हीट सिंक पे लग के अपनी हीट को हीट सिंक को देते हैं। ये एक क्वालिटी का स्टेप बीच में हमारा पार हो जाता है देखने के लिए कि कहीं सर्किट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आइए मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे तो ये एनक्लोजर है जिसके अंदर हीट सिंक और कार्ड जाके लगते हैं। ये ऊपर से कवर करते हैं पूरे इन्वर्टर को। तो इस स्टेप में ये इसमें डिस्प्ले और कुछ कार्ड लगा देते हैं इसके अंदर में। ये आप जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये हार्नेस कहलाती है वायर की। तो ये पहले से बना के रख ली जाती है ताकि लास्ट में सिर्फ कनेक्शन करके हम लोग काम आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो दूसरे रूम में बन रहा था ये सारा? जी हाँ, जी हाँ। तो ये वायर सारी अलग अलग से आती हैं, बट उसको वायर बंच में ये क्रिएट करने का काम अलग से वायर हार्नेस की टीम का होता है। तो ये आप देख रहे हैं, आप पूरा कार्ड एंक्लोजर के अंदर जा चुका है। ये कस गया है, इसके अंदर रबर की गैस्केट लगी है जिसकी वजह से कोई पानी धूल धक्कड़ इसके अंदर नहीं जा सकता है। इसीलिए इसको हम IP65 रेटेड इन्वर्टर कहते हैं। इस स्टेप तक कंप्लीट होने के बाद में इसकी माउंटिंग पीछे लगा दी जाती है क्योंकि ये दीवार में सीधा माउंट होता है। नॉर्मली हम जो इन्वर्टर देखते हैं वो घर में नीचे सीढ़ी के नीचे लगे होते हैं, बट ये इन्वर्टर अच्छे से ड्राइंग रूम सोल्यूशन की तरह बाहर दीवार में लगते हैं। ये आप देख रहे हैं ये एक इन्वर्टर ब्रॉडली बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस में वहाँ से यहाँ तक में कितना काम एक बनाने में कितना टाइम लगता होगा? हम लोगों ने इस हिसाब से असेंबली लाइन बनाई है कि करीब करीब हर स्टेप पे 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। अच्छा। तो हर 3 मिनट में लाइन के अंत से एक इन्वर्टर बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे पूरे इन्वर्टर के सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के हिसाब से टेस्टिंग हो जाती है तो आकि अब जो भी प्रोडक्ट यहाँ से जाए वो 100% क्वालिटी टेस्टेड होके जाए। ये सोलर का सिमुलेटर है जो अभी पूरा बताता है कि कितनी पावरफुल पावर ये इन्वर्टर को देता है। फॉर एग्जाम्पल ये सब 3 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, तो ये सारे आप जितने भी देख रहे हैं ये सब 3 किलोवाट की पावर इन सभी इन्वर्टर्स को चला रहे हैं ताकि ये फुल लोड पे एक बार टेस्ट हो जाए, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाए कि एक्चुअल रियल लाइफ में जब लगेंगे तो कितने गर्म हो रहे हैं, कितने ठंडे हैं, कितने एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये सभी इन्वर्टर लगे हैं। हमारे में एक बार में करीब 32 इन्वर्टर टेस्ट हो जाते हैं। तो ये लगातार पूरे दिन होते रहते हैं। कुछ इन्वर्टर 8 घंटे के फुल लोड टेस्ट पे चलते हैं और कुछ 1-2 घंटे के टेस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक फुल्ली आपको क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट मिलता है। इसका नाम बुलेट 3024। अच्छा, ऐसा नाम क्यों है? एक्चुअली ये 24 जताता है कि ये 2 12 वोल्ट की बैटरी से चलने वाला सिस्टम है। 24 वोल्ट। बिल्कुल। तो ये मैंने एक्चुअली 3 आपको वो दिखा रहा हूँ जो सबसे पॉपुलर आज के टाइम पे सिस्टम है। अच्छा। माने कि जो सबसे छोटा सिस्टम है ये वो इस्तेमाल करते हैं, इसमें बैटरी भी लगती है। जिनको 1 HP की मोटर भी अपने घर की चलानी है, तो जो कि एक जनरल नीड होती है जो Tier 2 Tier 3 टाउन में लोग रह रहे हैं कि हमारी मोटर पूरी बैकअप पे चले। 3 kVA इसमें 4 बैटरी लगती हैं। ये वो लोग चाहते हैं जिनका मेरा सारा लोड चले घर का, AC नहीं भी चले तो चलेगा, तो बाकी सारा लोड चला देता है। एंड जो 5 kVA का सिस्टम है इसमें आपका 1.5 टन का AC भी चल जाता है। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम घर के बाकी सारे लोड भी। तो ये एक रेंज है जो कि जनरल इंडियन पॉपुलेशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। कॉस्ट कितना होगा इसका? कॉस्ट बहुत सस्ता है, मतलब जैसे ये वाला यूनिट 15,000 रुपये का है, ये 20,000 का है, ये 30,000 का है। अच्छा। तो
इन्वर्टर तो देखिए सस्ता ही है, हाँ हाँ बट बैटरी लग जाती है, उसमें पैनल लग जाता है, तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ ट्रांसफार्मर्स बनते हैं, और ट्रांसफार्मर सर जरा बताइए किस साइज़ से किस साइज़ तक का यहाँ पे बन रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक बहुत छोटा ट्रांसफार्मर है, ये हार्डली 100 वाट 200 वाट का ट्रांसफार्मर एक है, बट इससे हम लोग धीमे धीमे बड़ी रेटिंग में जाने लगते हैं। ये आप देखेंगे तो ये सेम ही है, बट ये 105 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो गया, जहाँ पे ये केवल 20 वोल्ट का 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ऐसे ही आप देखें, यहाँ पे हमारी रेटिंग बढ़ती जाएगी, तो वो सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर है, ये वहीं पे 3 फेस के ट्रांसफार्मर हो गए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ्लोर पे किस साइज का, मतलब ये देखिए ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है, यहाँ से लेकर के मेरे हाथ पे जरा सा अगर आप दिखा पाएँ, ये देखिए अलग अलग तरह के हैं। उसके बाद सर जो एक्सप्लेन कर रहे थे आपने देखा ही, और इससे चलते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पता नहीं, ये बाप तो नहीं कर सकते हैं, ये तो परदादा या हो सकता है उससे भी बड़ा कुछ यहाँ पे है। ये बड़ा 500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, जो कि हम लोगों ने बाहर अभी शिप में लगने वाली डिवाइस को देखा था। तो ये 3 फेस उसके अंदर में लगते हैं। इनमें काफ़ी इंजीनियरिंग चैलेंज आ जाते हैं, क्योंकि इतनी पावर के साथ बहुत हीट जनरेट होती है, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो दिक्कत ट्रांसफार्मर को ना फेस करनी पड़े। अच्छा, ये पावर कंडीशनिंग यूनिट PCU, ये क्या होता है? अब PCU बेसिकली इन्वर्टर ही होता है, बट क्योंकि ये इन्वर्टर के अलावा भी कई सारे काम कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था कि AC DC 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 AC, सिर्फ DC AC करता तो केवल इन्वर्टर कहलाता, बट इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, इसलिए ये पावर कंडीशनिंग यूनिट कहलाता है। और ये 50 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर है। माने कि जैसे कोई छोटी पूरी इंडस्ट्री है या ऑफिस है, कई सारे AC उस पर डालने हैं, तो 20-25 AC सारे कंप्यूटर, सारे आउटलेट आप इस पर डाल दें, सोलर ऊपर लगा के, बैटरी भी लग जाती है। तो आइए मैं इसको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये दिखता कैसा है 50 kVA का इन्वर्टर। तो ये अगर आप देखें, इसमें पीछे साइड ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी फैसिलिटी हमने अभी पूरी देखी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये डिस्प्ले को काम कराता है, ये आपको कम्युनिकेट करके बताता है आपके फ़ोन में कि आपका इन्वर्टर कैसा चल रहा है। ये पूरी हीट सिंक है, ये सोलर वाला पार्ट है, जो सोलर आता है इनपुट, उसको किस तरीके से DC को DC में कन्वर्ट करके हमको आगे इन्वर्टर में देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा हार्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो ये कार्ड है। ये 1 2 3, ये तीनों ही के अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रहता है, जो एक्चुअली एक सिंपल इन्वर्टर को हाइब्रिड में कन्वर्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर पार्ट इसके अंदर जाता है, जो मेन कंट्रोल करता है। बाकी आप देखें, ये सब प्रोटेक्शन के लिए स्विच गियर लगते हैं, और ये सारे ही कार्ड कुछ हमारे यहाँ और कुछ बाहर से बन के आते हैं। तो अभी तो हमने ये सारा प्रोसेस देखा और समझा भी। अब एक प्रश्न जो मेरे मन में और हमारे दर्शकों के मन में आता है कि कोई व्यक्ति या कोई जैसे ग्रेजुएट आपके फादर की तरह का कोई निकला है, और अभी तो स्टार्टअप कल्चर थोड़ा सा बूम भी कर रहा है, वो यदि कंपनी स्टार्ट करना चाहे, या आप आए तो एक तो आपको तो एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी और आपने ज्वाइन किया, सीखा, और उसके बाद फिर जो है आप इसकी दिशा जो है निर्धारित कर रहे हैं। कोई यंग इंडिविजुअल या नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इस तरह का काम करना चाहते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिसको उसको फॉलो करना चाहिए, उसका एक तरह से मोटो क्या होना चाहिए जीवन में, और गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या चाहिए होता है, किन किन चैलेंजेस को एक्सपेक्ट करे कि इस तरह की चीज़ें आई और वो हिम्मत ना हारे? देखिए, कोई भी बिज़नेस ब्रॉडली 2 वजहों से स्टार्ट करते हैं लोग आज के टाइम पे। एक है कि आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मिली, जो कि आपने कहा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप पैशनेट हैं उस चीज़ के बारे में, तो ये बहुत बढ़िया रीज़न है नंबर 1 बिज़नेस खोलने का। दूसरा एक और रीज़न होता है कि हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, हमको वो प्रोडक्ट समझ में आ जाता है और हम कहते हैं यार ये मैं इसे सस्ते में बना सकता हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मार्जिन्स बनाने चाहिए, मार्जिन्स हमेशा ख़त्म नहीं करने चाहिए अपने। तो पहले रीज़न को अगर हम पकड़ के चले, तो पर्सन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार स्पेसिफिक प्रॉब्लम है पंखे एक तो बड़े डम से पंखे हैं, 3 के बाद 4 पे ले जाओ ज़्यादा तेज चलने लगते हैं, और 3 पे ज़्यादा धीमे चलने लगते हैं। मेरे वाइफ का बहुत बड़ा वो रहता है कि यार ये क्या पंखा है, तो बिल्कुल 3.5 टाइप का चाहिए हमें, उन्हीं के जैसा किसी की प्रॉब्लम आई होगी। तो उन्होंने कहा चलो एक बारी घर में बैठ के ब्रॉडली इसका सोल्यूशन बना के देखते हैं। चल गया, उन्होंने एक अच्छा सा स्विच लगाया जिससे धीमे धीमे स्पीड बढ़ी। अब उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने और लोगों से पता किया और उन्होंने कहा यार देश की प्रॉब्लम है, आओ चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, आप R&D में सबसे पहले एक प्रोटो बना लेते हैं, जो पहला टाइप का प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज़ का। आपने टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली, बेहतर किया, आपने लाइक माइंडेड लोगों से मिले। अब हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो फिर हमें मैकेनिकल वाले से कई सारी नॉलेज लेनी होगी, वो भी आ गए, इलेक्ट्रिकल की टीम आ गई, 4-5 लोगों ने मिलकर कहा प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सीड मनी रेज करना होता है, हमेशा स्टार्टअप मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सीधा हम फंडिंग ले रहे हैं, सीधा
10 करोड़ की 100 करोड़ की फंडिंग, वो हमेशा बहुत ही रेयर केस में एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली से इनिशियली लेके बिजनेस स्टार्ट करना सफिशिएंट है। ज़रूरी क्या है, एक बारी आपका प्रोडक्ट प्रूव हो जाए, फिर आप आइडेंटिफाई करें यार अब इसको स्केल कैसे किया जाए मुझे पूरी चीज़ को। अब स्केल आप करेंगे तो आपको बेहतरी चीज़ें आपके अंडर में आएंगी। आपको जगह चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको क्लियरेंसेस चाहिए, आपको सरकारी लोगों से डील करना पड़ेगा, फिर आप मशीनरी आएगी, उस पर ड्यूटी लगेगी। तो अब धीमे धीमे ऐसे ही सब सीखते हैं। देखिए कोई ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, बट आप लोगों से बात करें जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, वो किस दिक्कतों से गुजरे हैं। और थोड़ा सा बायोग्राफीज पढ़ने से मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प मिली थी कि लोगों ने कठिनाइयों को कैसे पार किया। तो ये करते 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 चीज़ अपने आप बन जाती है। मतलब मुझे लगता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए 10 साल बाद का ना सोचे तो बेहतर है। प्रॉब्लम्स वन एट अ टाइम टैकल करके देखिए, इट इज़ मच ईजियर टू डील विद इट इस तरीके से। तो करते करते चीज़ें आप हो सकता है आप 1 साल के बाद आपको लगे कि यार पंखा नहीं, ये सेम टेक्नोलॉजी लाइट में भी बहुत अच्छी चलेगी, लाइट धीमे से ऑन हो तो हो सकता है। ग्राइंडर जैसे है, बिल्कुल सही है। एटमबर्ग वाला मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाद में पंखे से जो वो मिक्सर पे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी वही उनका कहा कि मोटर तो यार हमारी है ही है, और क्या एप्लीकेशन हो सकती है, इसमें लगा लेते हैं। हो सकता है आगे जाके वो कहे कि यार गाड़ी में भी मोटर हम ही बना के दें। और आप देख ही रहे हैं हेमा मालिनी का कूल फैन भी आ गया साथ साथ, हैवेल्स का अच्छा आ गया, क्रॉम्पटन के आ गए। तो सब लोग का धीमे धीमे आ ही जाएगा। तो बड़ी कंपनी तब कूदती है जब वो देखते हैं कि $1 बिलियन की मार्केट हो गई है कि नहीं, और एक ही बार में। छोटी कंपनी पहले R&D करती है। तो R&D इसलिए थोड़ा R&D में लगी है नया प्रोडक्ट बनाने में। देखिए यही मेरी गुजारिश है। तो जैसे बड़ी कंपनी का आपने बोला, तो ये क्या एक डर नहीं है उनके भीतर कि यार हम कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आए और अचानक से यूसर्व कर ले, कोई बड़ी कंपनी आएगी बोलेगी हम इसमें घुसते हैं, उनकी मार्केटिंग का बजट अच्छा होता है, हाँ, वो छा जाएंगे। देखिए डर तो हर चीज़ का ही रहता है, बट अब कितनी चीज़ों से डरें, तो हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी कंपनी के मुकाबले छोटी कंपनी को हमेशा R&D में बहुत एडवांटेज रहती है। भले ही आपसे 10 गुना बजट हो, बट आपसे 10 गुना वेस्टेज भी होगी उनकी। ऑनेस्टली आप आज कोई प्रोडक्ट अगर बनाना सोचते हैं एज अ स्टार्टअप, आपको 6 महीने लगेगा बनाने में, अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजी नहीं है तो। बट वहीं दूसरी कंपनी 3-3, 4-4 साल से स्ट्रगल करती रहती है इस चीज़ में, क्योंकि हम भी देख रहे हैं अब हमारा 170 CR का टर्नओवर हो गया है, बट R&D के एफर्ट्स में अभी भी डायरेक्टली मैनेजमेंट लगे रहते हैं। तो वो डेली पूछते हैं कि क्या हो गया, डेली होता है क्या हो गया। बड़ी कंपनी में मैंने देखा है प्रोसेस, वहाँ पे R&D इंजीनियर को कुर्सी भी चाहिए तो फिर 4 लेवल के अप्रूवल होते हैं, फिर कहीं जाता है, फिर 1 महीने बाद कुर्सी आती है उनके पास में। तो ये सब चीज़ें स्लो करती हैं बड़ी कंपनीज को। तो मैं तो कह रहा हूँ बड़ी कंपनी को डरना चाहिए आपसे। अच्छा, कि यार ये कंपनी हमसे पहले बेहतर प्रोडक्ट बना के ले आएगी तो फिर हमसे कौन खरीदेगा। आपने बायोग्राफीज़ की बात की, मैंने स्टीव जॉब्स की पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि वो एडॉप्टेड थे। तो उनके पिताजी जो थे वो एक बार बाड़ नहीं होता है गार्डन में जो काठ का लगाते हैं लकड़ी का, वो पेंट कर रहे थे। तो उसके फेंस, तो उसको उन्होंने कहा कि उसके फादर जो जहाँ ऐसे है तो इधर तो दिख नहीं रहा है, या फिर वो चिपक जाएगा ऐसे। तो उन्होंने पूछा ये क्यों कर रहे हैं पेंट? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें चीज़ों को जितना बाहर से सुंदर वो दिखता है उतना ही भीतर भी सुंदर होना चाहिए। और ये हम एप्पल के प्रोडक्ट्स में देखते हैं। चाहे आप आईफोन का जो आता है जब कंपोनेंट जब वो खुलता है तो वो इतने अच्छे से, वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऐसे करके डाल दिया। सेम कहीं ना कहीं मैं डिज़ाइन फ़िलॉसफी जो आपके बहुत सारे हमने प्रोडक्ट देखे और मैं स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, उसमें भी दिखता है कि यू कुड हैव गॉन फॉर द सिंपल बॉक्सी डिज़ाइन जो भारत में चलता है कि टिन का डब्बा लिया या लोहे का, उसको फोल्ड करके चिपका दिया। बट जहाँ पे भी स्कोप था कि ये एक अप्रोचेबल डिज़ाइन जिसको बोलते हैं वो रहे। तो क्या आपने इस पर कॉन्शियसली ध्यान दिया है या आपकी डिज़ाइन टीम यहीं बैठती है, कैसे? मतलब नहीं, बिल्कुल हमारी डिज़ाइन टीम इसमें काफ़ी टाइम लगाती है देखने के लिए कि क्या कलर चलेगा, ब्रांड का कौन सा लोगो रहेगा। ये चीज़ अब बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है एक्चुअली। आपके ब्रांड की तरह दिखना चाहिए आपका प्रोडक्ट, आप किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर रहे हैं उसकी तरह दिखना चाहिए वो प्रोडक्ट, एंड एक्चुअली उससे बेहतर दिखना चाहिए वो प्रोडक्ट। टाटा नैनो एक्चुअली इसलिए नहीं फेल हुई क्योंकि गाड़ी ख़राब थी, बट कोई भी दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी में नहीं चलना चाहता था। तो ऐसे ही भले ही हमारा प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, बट कस्टमर को हाथ में प्रोडक्ट लेते हुए लगना चाहिए यार कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हाथ में आया है, प्रीमियम प्रोडक्ट हाथ में आया है। आपको, मुझे लगता है सारे ही ब्रांड्स को कॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा प्रीमियम होने के प्रति मूव करना चाहिए, क्योंकि
तभी वो एक क्वालिटी का प्रतीक भी होता है। अगर मैं आज 30,000 की चीज़ बोलूँ कि यार 60,000 में ले लो, कुछ लोग ज़रूर उसमें कन्विंस हो जाएंगे कि यार ज़्यादा महंगा बेच रहा है तो हो सकता है क्वालिटी इसकी अच्छी हो, बट जब लोग थोड़ा बहुत देखेंगे तो वो मासी प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि मैं वो वैल्यू उनको ना प्रोवाइड कर पाऊँ, जो कि एक्चुअली स्टार्ट होती है आपके पहले बार वो प्रोडक्ट देखने से। डब्बा भी अच्छा होना चाहिए, खोलने के साथ वो प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए कि टेप आराम से पील ऑफ हो जाए, अंदर बढ़िया से प्लास्टिक कवर आराम से निकल आना चाहिए। तो अनबॉक्सिंग की वीडियोस आजकल इसलिए तो पॉपुलर होती हैं। तो प्रोडक्ट की स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ आपका ब्रांड और एक प्रीमियम होने के प्रति और क्वालिटी प्रोडक्ट होने के प्रति अपने आप को दिखाना चाहिए उस चीज़ को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सब डिज़ाइन टीम इस पे काफ़ी काम करते हैं। तो ये फिलॉसफी आप लेके आए या आपके फादर के टाइम से ये चल रही है? नहीं, ये हमेशा से चली आ रही है, बट कंज्यूमर गुड्स में हम लोग भी थोड़े नए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा सीखने में। पहले के प्रोडक्ट आप देखेंगे तो वो वैसे ही डब्बा प्रोडक्ट ही थे, जैसे आप देखते हैं कि 1 किलोवाट का आज जो इतना बड़ा प्रोडक्ट है वो पहले इतना बड़ा होता था, जिसमें हमारा 15 किलोवाट आ जाता है अब। बट धीमे धीमे हमने भी सीखा है, पूरी इंडस्ट्री ने सीखा है, तो इम्प्रूवमेंट में लगे हैं। आने वाले प्रोडक्ट और बढ़िया दिखेंगे और बेहतरीन दिखेंगे जल्दी आपको। अब एक इंडियन माइंडसेट की भी बात होती है कि इंडियन कंपनी है और उसने इंडियन सा नाम रखा है या इंडिया किया, सबको पता है कि इंडियन कंपनी है, तो उस पर विश्वास लोगों का उस तरह से नहीं आता है कि उसी पे कोई स्टिकर जो है मेड इन जर्मनी, जापानी तकनीक द्वारा निर्मित या इस तरह का। अब तो चैनी खैनी भी आता है, उसमें भी जर्मन फिल्टर द्वारा या ऐसे करके रहता है, तो लोग वहाँ तक सोचते हैं। तो उसको कैसे काउंटर करते हैं? और आपका तो एक प्रोडक्ट जो है वो सोलर इन्वर्टर वो जो आया है वो मास मार्केट में अब आ चुका है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि इसको कैसे काउंटर करते हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। एक तो जो भी बाहर की कंपनीज़ हैं वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स जितने भी हैं सब में खूब सर्विस की रिक्वायरमेंट होती ही है। चाइनीज़ कंपनीज़ का इंडिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं होता, वो बस सामान बेच के अपना टॉप लाइन बढ़ा के पीछे हटना चाहती हैं, इसीलिए हैं वो बिज़नेस में। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग अगर चाइनीज़ ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको पता है कि वो बस सामान मंगवाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं मंगवाते, कोई सर्विस का पर्सन नहीं मंगवाते वहाँ से, केवल सामान ला के बेच के अपना हट जाते हैं साइड में। इंडियन कंपनीज़ का मेजर एडवांटेज यही है कि हम वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि आपको लगाने में भी हेल्प करेंगे, आपके लगाने के बाद भी आपको हेल्प करेंगे अगर कोई भी इशू आएगा। जब थोड़े से आप महंगी चीज़ खरीदते हैं तब हम ज़रूर इसको जांच परख के खरीदते हैं कि भाई सर्विस इसकी अवेलेबल है कि नहीं है, वारंटी में अगर कोई दिक्कत आई तो कहाँ पे लेके जाना है। तो इंडियन कंपनीज वहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ाए ना, इतना भी महंगा नहीं होता है वारंटी प्रोवाइड करना इंडियंस को इंडिया में, तो हम लोग को एक तो वो करना चाहिए। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि नाम का है कि यार नाम कोई बाहर का रख लें, हमारा भी नाम वैसा ही है ऑनेस्टली, एनर्जिया, क्योंकि एनर्जी में रखना चाहते थे, बट अष्टावक्र नाम अगर कोई रखना चाहे तो इसके पीछे जो दूसरी कहानी ये है कि सोनी जब स्टार्ट हुआ था तो सोनी उस टाइम पे उसका वही हाल था मेड इन जापान का, जो हमारे बचपन में हम मेड इन चाइना को कहते थे। अच्छा। कि चाइना का माल है, खराब हो जाएगा। मेड इन जापान का वही हाल था इनिशियली, बट सोनी के फाउंडर्स का ये सपना था कि यार मेड इन जापान ग्लोबली क्वालिटी के लिए जाना जाए, एंड उन्होंने उसके लिए काम किया, एंड कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने पड़े, तब जाके फाइनली जब ये डिस्कमैन वगैरह आया, सोनी का सीडी प्लेयर आया, तब जाके फाइनली हुआ कि यार सोनी कूल ब्रांड है, अब मतलब मेड इन जापान माने अच्छा, एंड उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने उसको फॉलो किया। तो आप देखें ये एक लहर धीमे धीमे शुरू हो रही है। आपको मेड इन इंडिया के अगर आप थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदना शुरू करें, जैसे पंखा आपने बताया, मैं आपको मोबाइल में अपना दिखा रहा था, लावा का मेरा मोबाइल है, वो भी सही है, मतलब ऐसी कोई खास कंप्लेंट नहीं है मुझे। गाड़ी अब आप देखें जो महिंद्रा की नई आई है, टाटा की जो नई आई है, ये ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने वाले ब्रांड है, एंड ये लोग ग्लोबली लेके भी जा रहे हैं उन ब्रांड्स को। तो सिमिलरली हमारी भी यही इच्छा थी कि कोई इंडिया में अभी कोई भी ग्लोबल लेवल की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल है, जैसे मैं मेरे कॉम्पिटिटर तो एग्जैक्टली नहीं है, मुझसे बड़ी कंपनी है, बट मेधा सर्वो पूरी ट्रेन 18 जो वंदे भारत है उसका वो लोग डिज़ाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, इंडिया में क्रॉम्पटन है। तो इस टाइप की कंपनीज़ हैं जो कर रही हैं इंडिया में काम। धीमे धीमे आपको उनका नाम और प्रीमियम होता दिखाई देगा, और प्रीमियम होता जाएगा क्योंकि वो लोग ग्लोबली जा रहे हैं, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये टाइम लगेगा। एज अ कंज्यूमर हमको थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज़ के प्रति और प्यार दिखाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रॉडली सारे प्रोडक्ट्स बराबरी रीच कर चुके हैं। इट इज़ जस्ट कि कई बार हमको अष्टावक्र नाम सुनने में लगता है कि ये ख़राब होगा, तो वहाँ आई एम श्योर कंपनीज थोड़ा ब्रांडिंग पे काम कर सकती हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान पार्ट है। जापान पे जो आपने बोला ना, सही में मुझे भी याद आता है, सानियो करके कंपनी आती थी, वो सब मतलब वॉकमैन जो 300-300 रुपये में 1997-98 में बात कर रहा, जब मैं स्कूल में था, तब वो जापानीज़ कंपनीज़ ही
वो मतलब जो अभी चीन का हाल है। तो जैसे जापान में आपने बोला कि उन्होंने अपना आर्क जो है वो सही किया और अब दे आर नोन फॉर मतलब प्रीमियम और बढ़िया, मतलब चाहे साउंड क्वालिटी की बात करें या कोई भी वहाँ से हम कुछ भी ले लें, वही आर्क मुझे लगता है चीन भी अभी फॉलो कर रहा है। अभी जैसे DJI का हमने वो दिखाया, आपने ड्रोन की बात की, ड्रोन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है DJI से बढ़िया अभी ड्रोन, क्योंकि हम उन सब का प्रयोग करते हैं तो हमें पता है कि उससे अच्छा कोई भी नहीं है। हालांकि वही उसमें वो चिप डाल करके कुछ कुछ करते हैं, तो इंडिया में बैन कर रखा है, ये सब कर रखा है। Huawei कंपनी, उसका मोबाइल फ़ोन का जो चिप होता है 7 नैनोमीटर का और 5 नैनोमीटर का, तो ये जो है बेसिकली 2 ही जगह पूरे दुनिया में बनता था। एक US के पास था और वो TSMC को देता ताइवान में। उन्होंने बैन किया तो चीन वालों ने उसमें पैसा लगा करके पूरा प्रोसेस क्रिएट करके उन्होंने क्रैक कर लिया इस चीज़ को। उसी तरह जब पूरा दुनिया US और यूरोप वो किज्म में और कितने 72 जेंडर होते हैं उसमें है, चीन वालों ने अब EV कार सेगमेंट में वो कूदने लगे और बढ़िया कार बना रहे हो एक्चुअल में। उसी तरह से अन्य चीज़ें जो चाइनीज़ जाने जाते थे कि वही चले तो चांद तक नहीं तो सांझ तक, इस टाइप का उनके नाम में। तो ये एक अच्छा है कि हो सकता है कि भारत में भी इस तरह के आपके जैसे लोग या अन्य लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो क्रैक होगा। ये एक्चुअली बहुत आसान है ये करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको अभी की रिसेंट बताता हूँ अपनी इंडस्ट्री की चीज़। MNRE में आपको पता है सूर्य घर योजना स्कीम चल रही है अभी सरकार की, जिसके अंदर सब्सिडी मिलती है घरों में सोलर लगाने में। अभी तक सब चाइनीज़ चल रहा था, फिर हम लोग ने कहा हमने बना लिया, 1-2 और कंपनी ने थोड़ा थोड़ा बनाया है, उसमें कुछ कुछ काम सब लगे हैं। तो जिन्होंने इंडिया में उसमें कुछ काम कर रहे हैं वो सब गए, उन्होंने कहा कि यार आप इंडियन क्यों नहीं कर रहे, सरकारी प्रोजेक्ट है, सरकारी नियमों के अंदर में अगर इंडिया में कैपेसिटी है तो इंडियन कंपनी को ही पहला मिलना चाहिए, चाइनीज़ नहीं अलाउड होने चाहिए। तो इसकी सुगबुगाहट हुई। अभी ये चीज़ आगे बढ़ गई है, हो भी जाएगी, बट अभी तक फाइनल निर्णय नहीं आया है। बट हमको अभी से चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन आने लगे हैं कि आप हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, आप इंडिया में बना लो, हम आपको कार्ड दे देंगे, बाकी आप इंडिया में बना लो। अब ये हुआ क्या, मार्केट में खबर फैली, सब लोगों को लगा कि यार ये आने ही वाला है। सबकी टीम पहुंच गई चाइना कि अच्छा आप हमको कार्ड दे दो, डब्बा हम इंडिया में बना लेंगे, या आप कार्ड के कंपोनेंट दे दो, कार्ड असेंबल हम इंडिया में कर लेंगे। अब मुझे ये लगता है कि अगर ये जो कंपनीज़ हैं इनको सरकार की इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए था। डर के मारे क्यों कर रहे हो, ये तो आपके DNA में होना चाहिए कि यार हम पूरा बना बनाया प्रोडक्ट क्यों ले बाहर से। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, क्या आप एक डब्बा इंडिया में नहीं बना सकते, क्या आप छोटा सा एल्यूमिनियम की हीट सिंक नहीं बना सकते। SMT लाइन इतनी सारी PCB को असेंबल करने के लिए जो यूज़ में आती हैं इतनी है इंडिया में, बट नहीं, वो भी बना बनाया कार्ड हम चाइना से लेंगे। तो मुझे लगता है ये कंपनी की प्रॉब्लम है। सरकार को इमीडिएटली ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। अगले दिन से सब काम पे लग जाते हैं कि कैसे हम इसको इंडिया में कितना पार्ट इसका बना पाएँ। बहुत छोटी चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी और PMO के लोग यदि मुझे सुनते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि जब इस तरह के थ्रेट्स हैं जो अभी आप ग्रिड को लेकर के बता रहे थे, और हमारे लोग स्केल अप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और वो प्रोडक्ट उतने तेज़ी से बना सकते हैं, तो कम से कम एक तो लाइन लिखिए उसमें क्लॉज में कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, और चाइनीज़ यदि कंपोनेंट असेंबल भी हो रहा है तो हम उसको जो है कोई सब्सिडी नहीं देंगे इस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि हर सरकार ये करती है, हर दुनिया की हर देश की सरकार ये करती है। ट्रंप ने तो मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग का है, तो उसके लिए वहाँ के CEO जाके मिले, बोले कि मोदी जी रुपए कार्ड पुश कर रहे हैं, आप उनको बोलो कि रुपए कार्ड पुश ना करें। तो वहाँ के लोग इतना दबाव बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है इस पर वो करना चाहिए। अब थोड़ा सा सोलर एनर्जी को एक लेमन लैंग्वेज में मैं समझना चाहूँगा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं यार बारिश में तो काम नहीं करेगा वो, तो ये क्या है, सोलर एनर्जी पे इतना जो फोकस है, क्या वो सही में फ्यूचर है, और उसको हम कैसे टैप इन कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? इतना ग्रिड, थर्मल पावर स्टेशन, ये सब तो है, सोलर क्यों? देखिए, सोलर इसलिए बहुत ज़रूरी है, सोलर 2 लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक, जिनके यहाँ लाइट बहुत जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो बिना लाइट के रहते हैं, या सब एक कमरे में आ जाते हैं कि यार इन्वर्टर एक छोटा सा लगा है, एक बैटरी 2 बैटरी का लगा है, लाइट वाइट कम कर दो सब अपनी, है ना। ये पुरानी सोच है थोड़ी, अब हमारी भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, हम चाहते हैं सब कुछ चलता रहे, लाइट जाए में फ़र्क ना पड़े। तो एक तो ये बैकअप वाली रिक्वायरमेंट है। दूसरा है जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में नहीं सॉरी, दिल्ली में तो सब्सिडी है, महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पे बिजली के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो आपको चाहिए कि मेरी बिजली का रेट कम हो जाए, बिजली में सेविंग्स है। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से लोग सोलर लगाते हैं। दूसरा वाला जो कारण है,
जहाँ पे पूरी बिजली तो आती है बट महंगी आती है, वहाँ जो सोलर लगता है उसको ऑन ग्रिड सोलर कहते हैं या ग्रिड टाइड सोलर कहते हैं। वहाँ बैटरी नहीं लगती, सोलर लगता है, इन्वर्टर लगता है, और जो भी सोलर आता है वो जनरेट करके उसको आपकी एसी सप्लाई में डाल देता है। आप जितना ड्रॉ कर सकते हैं आप ड्रॉ कर लीजिए, तो आपने ग्रिड से नहीं लिया उतना, तो आपकी बचत हो गई। और अगर आप अन्य जनरेट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा, तो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चला जाता है। तो आपका बिजली का बिल महीने के अंत में ये आता है कि आपने कितना लिया और आपने ग्रिड में कितना डाला, तो आपको बैलेंस केवल आपको पे करना है। तो एक ये लोग यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली सूर्यघर योजना में चल रहा है। और दूसरा है जहाँ लोगों को चाहिए कि नहीं हमको बैकअप भी चाहिए, जो कि 50% से ज़्यादा इंडिया का वही रिक्वायरमेंट है, तो वो लेते हैं इन्वर्टर, जिसको आप हाइब्रिड इन्वर्टर कह लें या MPPT इन्वर्टर कह लें, उसमें बैटरी भी लगती है। तो सोलर जब आता है तो बैटरी को भी चार्ज करता है, लोड को भी देता है, और जब सोलर नहीं होता तो बैटरी आपको बैकअप देती है, और बैटरी आपको बहुत सस्ता बैकअप देती है जब सोलर नहीं भी है। अब ये केस आएगा कि कुछ दिन बारिश होती है, तो पहली बात तो देखिए कुछ दिन बारिश होती है, उतने दिन थोड़े टाइम के लिए बिजली तो आपकी आ ही रही है, बिजली से बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब लाइट जाएगी तो आपको बिजली से बैकअप मिल जाएगा बैटरी से, फिर जब सोलर आएगा तो सोलर से चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो हम लोग कैलकुलेशन के दिन मान के रखते हैं कि 30 दिन सोलर नहीं आएगा, 330 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके DPR देते हैं, तो भी आप मान के चलिए 2.5 से 3 साल में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के भी आ जाता है सोलर लगाने का। और क्या ज्योग्राफी का भी ध्यान आप लोग को रखना पड़ता है कि कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैसे तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मतलब तार और पोल जो है वहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जैसे माइक्रो ग्रिड की अवधारणा होती है, जैसे इस तरह का ही बक्सा है और भी 3-4 जोड़ करके हम कुछ उस तरह से बना लें। तो क्या ऐसा कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई बढ़िया प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहते हो? हम लोग एक बहुत अच्छी माइक्रोग्रिड कंपनी के साथ में काम करते हैं, हस्क पावर। उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है कि पूरे गांव की वो इलेक्ट्रिफिकेशन आज के टाइम पे करते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मिनी ग्रिड कंपनी है, और आपके बिहार से ही है, तो बहुत अच्छी टेक कंपनी है आज के टाइम पे। अच्छा। तो उनको हम लोग सोल्यूशन साइड में हेल्प करते हैं कि इन्वर्टर बैटरी पूरा जाके साइड पे लगे, और वो पूरा मेंटेन करते हैं, उनका काफ़ी भारी भरकम काम होता है। तो हम लोग सुनते तो आ रहे हैं, पढ़ते तो आ रहे हैं कि सोलर की क्या एडवांटेज होती है, क्या फ़ायदा होता है कम्युनिटीज़ को, बट हमने जब खुद जाके अपनी आंखों से देखा तो हमको भी फील हुआ कि यार जो बना रहे हैं उसमें हमको भी थोड़ा गर्व बहुत हुआ कि एक चाय का ठेले वाला भी अगर है तो वो भी अपना मिक्सर और लाइट वाइट जलाने के लिए मिनी ग्रिड ऑपरेटर से बिजली का तार डलवा के प्रीपेड मीटर लगा के फ़ोन से UPI से रिचार्ज करता है 20-20 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये की उतनी बिजली मिल जाए, और यूज़ कर रहा है बिजली। अब ठेले वाले को सरकार से तो कभी बिजली कनेक्शन मिलेगा नहीं, बट मिनी ग्रिड वाले से उसको मिल रहा है, उसकी आजीविका चल रही है, और सब कुछ सोलर और बैटरी से उसको पावर मिल रही है। वेल्डिंग वाले लोग हैं खूब सारे जो पूरी वेल्डिंग उसी पे यूज़ करते हैं। तो ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि यार जो बना रहे हैं एटलीस्ट वाकई में उसमें कम्युनिटीज़ को फ़ायदा मिल रहा है। मतलब इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके, और ये बढ़िया कहा, बिहार वालों ने हस्क पावर नाम रखा है, भूसा पावर है तो मतलब जो इस तरह के, ये मैंने कभी सोचा नहीं, जैसे वीकली मार्केट्स भी लगती है, जैसे नोएडा में ही लगती है, उसमें हम सब ने देखा है कि वो एक ट्यूबलाइट रहेगी LED की और एक लिथियम वाला बैटरी रहता है, उससे जोड़ करके वो डायरेक्ट चलाते हैं। बट ये तो सही है, जैसे मार्केट पता है यदि RWA को यहाँ लगेगा तो दे कैन हैव समथिंग लाइक दैट कि वायर जो है बिछा दिया, हर एक लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं पावर। वायर बिछा दिया, या आप गाड़ी के पीछे इस टाइप की चीज़ टो करके ले जा सकते हैं, या ट्रक में फिट हो सकती है। तो आप जो ये शादियों में जनरेटर चलते हैं उसकी बजाय आप सीधा यही ले जाके रख लें। अच्छा। दिन में सोलर से ये चार्ज हो गई पूरी बैटरी, रात में ले जाके अपने इन्वर्टर और बैटरी साथ में लगा दी, तो पूरी पावर आपकी ग्रीन शादी हो रही है पूरी, और साइलेंट पूरा साइलेंट एकदम है, कोई धुआं नहीं। ये तो बढ़िया है। सजेशंस बताइए कि इसमें और क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है सोलर वाले एंड पे। एक तो सोलर पार्क वार्क ये लोग बना रहे हैं वो तो अलग है, बट बियॉन्ड दैट एंड कंज्यूमर तक आपकी जैसे कंपनी को साथ लेते हुए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? एक्चुअली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हमें गवर्नमेंट से एज सच कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा। 1 करोड़ घरों को सब्सिडी देने की योजना मेरे हिसाब से तो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। एंड जहाँ तक मुझे पता है ये फिर से भी आएगी, 1 करोड़ की दोबारा भी आएगी। तो अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो एक्चुअली सोलर में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। सोलर के प्राइसेस भी बहुत कम हो रखे हैं, एंड इतनी अच्छी सब्सिडी शायद दुनिया में किसी को भी ना मिले, तो आप इमीडिएटली लगा लीजिए ऐसी किसी भी चीज़ को। सरकार हर स्टेज पे काम कर रही है। कई लोगों ने ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम निकाली हैं कि ऑपरेशनल लेवल पे कि थोड़ा उनके यहाँ पे एप्लीकेशन धीमे जा रही है, थोड़ा कहीं फंड रुक गया है, बट वो सब देखिए प्रॉब्लम कहीं भी आती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार का एम्बिशन क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो बहुत ज़बरदस्त है।
और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन एक खोला है इन्होंने, एक बैटरी रिलेटेड भी मिशन एक खोला है। PLI स्कीम के अंदर में मुझे लगता है जल्दी इन्वर्टर भी आ जाएंगे, बैटरी ऑलरेडी आई चुकी है। तो सरकार एक होलिस्टिक तरीके से अच्छी स्कीम्स पे काम कर रही है, तो वहाँ मेरी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, बल्कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जिन लोगों ने भी ये नियम बनाए कि बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बस वो थोड़ा ऑपरेशनली और एफिशिएंट हो जाए तो देश में एकदम बहुत अच्छा मतलब आपको असर दिखेगा इसमें। अब हम थोड़ा सा आपसे डिफेंस और रेलवेज और ये सब में, क्योंकि ये सब या फिर गैस पाइपलाइंस वाले को आप जो यूनिट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो एक्चुअल में है क्या, वो काम कैसे करता है, और मतलब डिफेंस में क्या एक तो इंडियन नेवी वाला है, क्या और भी तरह की चीज़ें, या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनफैक्ट आपके पास अभी क्या है? सबसे बड़ा एक्चुअली नेवी का ही प्रोजेक्ट है। चाइना के चलते साउथ चाइना सी में काफ़ी आजकल एग्रेशन शो कर रहे हैं, वो भी दूसरे देशों के प्रति, और दूसरे देश भी सशक्त अपने आप को बना रहे हैं। तो नेवी के लिए जो बड़े बड़े शिप और सबमरीन होते हैं, उनके लिए हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी आजकल तेज़ी पकड़े हुए हैं। एंड यहाँ इंडिया से लेके पूरे ऑस्ट्रेलिया तक जितने भी देश हैं सब अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। तो वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा स्कोप है आज के टाइम पे। वहीं आपने रेलवेज़ की बात की थी, तो रेलवेज़ आज के टाइम एकदम मॉडर्नाइजेशन के स्प्री में आजकल लगे हुए हैं। नॉर्मल रेलवेज़ में भी जैसे कई ट्रेनें कन्वर्ट हो रही है वंदे भारत के अंदर, जो कि प्योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत हैवी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलती हैं। और ऐसे ही DFCL, अगर आपको पता हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो वो सब पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त काम एक्चुअली रेलवेज़ ने कर दिया है। इन सबों में हम लोग क्रिटिकल सप्लाई की इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आपके सिग्नलिंग जितने भी हैं अलग अलग टाइप के, वो उन सबको पावर रिलायबली मिल सके। तो डिफेंस में, रेलवेज़ में, और इंडिया के जो भी ग्रिड है, जैसे पाइपलाइन की आप भी बात बता रहे थे, तो पाइपलाइन इंडिया में खूब ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में। आपको अभी से लेकर 10 साल का प्रोजेक्ट आपको क्लियर है कि कहाँ कहाँ पाइपलाइन बिछनी है। तो पाइपलाइन के अंदर में रस्टिंग होती है, क्योंकि मेटल की पाइपलाइन होती है, उसकी रस्टिंग ना हो इसलिए उसमें ऑपोजिट चार्ज दिया जाता है। जैसे हमें कई बार लगता है कि रस्टिंग केमिकल प्रोसेस है, बट वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है। अगर आप उल्टा चार्ज दे दें उसको, तो वो न्यूट्रलाइज होकर रस्टिंग नहीं होगी उसमें, तो उसको तो 20-20, 25-25 साल चलना होता है। तो वो इक्विपमेंट सोलर से बिजली लेके कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी कि रस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए एक आपको पावर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है, थोड़ी B2B टाइप की एप्लीकेशन है, बट ये सब देश को बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है देश के लिए। और अच्छा है कि हम लोग इंडिया में ही बना पा रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर चाइनीज़ लगाएंगे तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह हाईवेज़ के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो भी हमने कई नए वाले जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल है, उसमें भी हमने देखा है। हालांकि लोग हमारे तरफ विचित्र होते हैं कि वो बैटरी निकाल करके ले जाते हैं, गांव वालों ने ये सब भी किया, वो तो हैजार्ड्स रहते हैं। बट सही में सोलर का जो है, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जब घुसेंगे तो छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगा करके, क्योंकि यहाँ तक तार ले जाना, मतलब उसमें ट्रांसमिशन का लॉस अलग होता है, प्लस कैजुअलिटी के चांसेज होते हैं अगर टूट गया कहीं पे और पता नहीं चल रहा है। तो ये सब को लेकर, सोलर को लेकर के एक बहुत बड़ी और समस्या आती है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वेस्ट मैनेजमेंट, इसका एक लाइफ होता है, 15 साल का हो या कुछ 25 साल तक का क्लेम करते हैं। तो जब इतना मास लेवल का होगा, जैसे हम लोग जहाँ अभी बैठे हुए हैं, तो इसके रूफ पे सोलर लगा हुआ है, ये जब ख़राब होगा तो ये जाएगा कहाँ, इसका होता क्या है? देखिए, सरकार ने थोड़ा सा इसके लिए जो नियम बनाए हैं, उन्होंने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैन्युफैक्चरर को दे दी है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR करके नियम आ गए हैं। आप इन्वर्टर बनाएं, चाहे आप मोबाइल बनाएं, चाहे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल गुड जो भी बनाएं, इंक्लूडिंग गाड़ी, एक स्पेसिफिक लाइफ के बाद मैन्युफैक्चरर को उसको ले जाके रिस्पॉन्सिबली उसको रिसाइकल करने के लिए देना है या स्क्रैप करना है। तो मोस्टली तो देखिए ये स्क्रैप ही होगा। अगर कुछ बच जाए तो मुझे लगता है उसको रिसाइकल करने की कॉस्ट और ज़्यादा आएगी। बट इसमें क्या है, जैसे कई सारा मेटल लगा होता है, तो मेटल पूरा यूज़ में आ जाएगा, तो 100% रिसाइकल नहीं होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ है, उसमें भी कुछ पार्ट मेटल पूरा रिसाइकल हो जाता है, बट PCB कार्ड पूरा आपका स्क्रैप होगा। बैटरी में फिर भी कहीं ज़्यादा स्कोप होता है रिसाइकलिंग का। लेड एसिड तो होता ही आ रहा है बहुत टाइम से, उसका तो प्रोसेस है। और लिथियम में भी, लिथियम जो गाड़ी में यूज़ में होती है, गाड़ी के बाद वो घरों में यूज़ में आएगी, घरों की बिजली देने के लिए, घरों के बाद वो मे भी छोटे अप्लाइंसेस में यूज़ में आ सकती है। तो लिथियम का काफ़ी लंबा साइकिल है ख़त्म होने का पूरा, और उसके बाद भी उससे कुछ लिथियम तो निकाला ही जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है वो एनवायरमेंटली थोड़ी सी और सस्टेनेबल है दैन करेंट जो अभी लेड एसिड हमारी चल रही है। तो सोलर उस हिसाब से एक सर्टेन लेवल तक होगा, बट हाँ, स्क्रैप जनरेट तो होगा ही उसके बाद में।
अभी हम जिस तरह से मतलब इंडिया का ग्रोथ देख रहे हैं और विशेषतः इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटेंट हमें दिखता है कि वो चाहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। और चूँकि गवर्नमेंट स्टेबल भी रही है पिछले 10 वर्षों से और संभवतः अगले 5 वर्ष भी, तो वो एक लंबा विजन देख पा रहे हैं अपने देश में कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बूस्ट से पहले आपको सड़कें बनानी होंगी, आपको फाइबर ऑप्टिक्स का करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, या फिर अभी उन्होंने नॉलेज बैंक को लेके जो एक बहुत बड़ा काम किया गवर्नमेंट ने कि सारे जर्नल जो शोध वाले जो है वो फ्री कर दिए हैं इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर के। तो गवर्नमेंट मल्टीपल लेवल्स पे हमें काम करती दिखती है। लेकिन जब हम चीन को देखते हैं उसी में कि वो मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और वो भी अब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के, और आप चीन भी कई बार गए हैं, दोनों जगह में आपको क्या मतलब अंतर दिखता है यहाँ, और क्या हम फास्ट पेस कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, चीन में एक बेसिक जो बिज़नेस वाला है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है, उसका एक बेसिक माइंडसेट अलग होता है कि मेक इन चाइना सेल टू द वर्ल्ड वाला फंडा है। हम लोग थोड़ा चिकन एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि पहले मार्केट आए या पहले प्रोडक्ट बनाए। बट मुझे लगता है कि चाइनीज़ मॉडल अच्छा है इस हिसाब से। आपने चीज़ बना ली ना, अब आप उसको स्केल करो, अब आप उसको जितना बना सकते हो बनाओ। उसमें ऑफ कोर्स सरकार आपको ये सब हेल्प तो करेगी कि आपका मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो पूरा बना के दे। जिसमें सड़कें आप आए भी, हम लोग जिस रास्ते से हैं, ये गाज़ियाबाद वाली सड़क बहुत अच्छी थी, तो वो सब बना के दे। बट एंटरप्रेन्योर को ये समझना होगा कि यार मैं कोई भी चीज़ अगर बना रहा हूँ तो मैं ये ना सोचूं कि मार्केट कहाँ से आएगी। जब आप इतना बना लोगे ना तो मार्केट अपने आप आ ही जाएगी। ऑफ कोर्स रिस्की है, आपको आप कन्विंस हो कि आपका प्रोडक्ट प्रूवन है एंड मार्केट आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुका हो, फिर आप बनाएं इसको तेज़ी से एंड उसको बढ़ाएं, तभी हम लोग उस लेवल पे रीच कर पाएंगे। अगर चाइना वाला 1 मिलियन बना रहा है पीस और हम 10,000 बना रहे हैं तो हम लोग वो प्राइस पॉइंट ही नहीं रीच कर पाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। फिर वो डेथ स्पाइरल में चीज़ चली जाएगी कि खरीद नहीं रहा तो कम बना रहे हैं, तो फिर कोई खरीद नहीं रहा फिर कम बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। सरकार वहाँ पे ये ज़रूर हेल्प कर सकती है कि अगर आप ज़मीन चाहते हैं तो प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दे, लाइसेंसेस जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। बट मोस्टली मुझे लगता है ये बिज़नेस ओनर को डिपेंड करता है चीज़ें। अब मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर के क्या क्या मतलब चाहे R&D को लेकर के यदि आप बताना चाहें, या फिर कंपनी और कैसे स्केल अप करना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं? फ्यूचर एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक मेजर प्रोडक्ट जो आपने देखा होगा कई जगहों पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट अभी हम नहीं बना रहे, वो है इलेक्ट्रिक चार्जर। तो इलेक्ट्रिक चार्जर बहुत अच्छे से आने वाले टाइम पे पूरे देश में पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि एक तो बिजली का रेट देखिए धीमे धीमे कम होगा ही होगा। इतना रिन्यूएबल जब ग्रिड पे डाला जा रहा है तो थोड़ा सा रेट उसका भी कम होगा। बैटरी का रेट आप देख ही रहे हैं, आजकल लिथियम बैटरी काफ़ी सस्ती हो रही है। इसका मतलब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक की एटलीस्ट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। इलेक्ट्रिक चार्जर जब इंडिया में बनने लगेगा, मतलब मैं आपको ये भी बता दूं, अभी जो भी आप मेड इन इंडिया चार्जर देखते हैं उनमें से एक भी मेड इन इंडिया चार्जर नहीं है, बट ठप्पा उसका मेड इन इंडिया है, जो स्टैंप उस पर लगा है। कन्वर्टर सारा उसका बाहर चाइना से ही आता है आज के टाइम पे। हम जब ये बनाने लगेंगे ना इंडिया में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी एक 100 किलोवाट का चार्जर मान लीजिए 12-13 लाख रुपए का आता है, वो उसके आधे दाम पे आने लगेगा। जब उसके आधे दाम पे चार्जर आएगा तो ROI लोगों का आधा आधा हो जाएगा, जो बड़े बड़े स्टेशन लगाएंगे तो अपने आप अडॉप्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्जर आ जाएंगे तो गाड़ियाँ आ जाएंगी, गाड़ियाँ और बढ़ेंगी तो चार्जर और बढ़ेंगे। तो पूरे देश में हर चीज़ चेंज होगी। अब आपको ग्रिड पे एक्स्ट्रा पावर चाहिए, इसका मतलब आपको ग्रिड थोड़ी स्मार्ट चाहिए। हाईवे का आप बता रहे थे कि हाईवे पे बिजली महंगी होती है, तार लगाना महंगा होता है। हाईवे पे इस टाइप का कंटेनर सोलर, इसमें मान लीजिए फील्ड पे आपने बिछा दिया, आप आगे चार्जर लगा दीजिए, तो आपको तो चाहिए गाड़ी जाए 10 मिनट में चार्ज होकर निकल जाए। वो 4 किलोवाट के चार्जर से तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए आपको 100 किलोवाट का 60 किलोवाट का चार्जर चाहिए, तो वो इससे पावर लेगा, वो पूरा चला देगा। तो क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की और ग्रोथ हुई। अब सोलर ग्रिड पे जितना भी लगा हुआ है पूरे टाइम यूज़ में नहीं आ रहा, कभी एक्स्ट्रा सोलर है कभी कम सोलर है, तो हमने जगह जगह पे बैटरी बेस्ड सिस्टम लगा दिए जो खाली टाइम पे बिजली स्टोर कर ले रहे हैं, और जब एक्सेस एकदम से पावर चाहिए तब वो ग्रिड में दे रहे हैं, तो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप बढ़ा। तो अल्टीमेटली हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। जहाँ एक तरफ से चीज़ बढ़ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए रहेगी। तो अगर कोई भी इंडियन एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में उतरना चाहता है तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है अभी और बहुत पोटेंशियल है। आपस में एक्चुअली कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट इतनी बड़ी है। हम सब लोग मिलकर फुल कैपेसिटी पे काम करें तो भी कम ही पड़ेगा। चलिए प्रांजल जी, आपने हमें समय दिया और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से, चाहे डिफेंस हो, रेलवेज हो, ये सब तो ठीक है,
ये चलता ही रहे, बट आप घर घर में पहुँचे, चाहे हाइब्रिड इन्वर्टर के माध्यम से पहुँचे या सोलर के माध्यम से यदि आप पहुँच रहे हैं, और साथ ही अपने साथ अपनी पीढ़ी के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो आपके जैसी सोच है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में इस तरह की सोच है, हमारे आयु वर्ग के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, कि हम स्वयं क्यों नहीं बनाएं, हम बाहर से क्यों मंगवाएं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं और समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच।